नमस्कार दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमिक्स और हम कवर करेंगे क्लास 11th एंड 12th के एनसीईआरटी को। तो अगर आप क्लास 11th एंड 12th के एनसीईआरटी को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं इकोनॉमिक्स के दृष्टिकोण से, इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को, तो पूरे सेशन से बने रहिएगा। आपको एक चीज़ बताना चाहेंगे कि हम रेगुलर वीडियोज़ अपडेट करेंगे, रेगुलर वीडियोज़ डालेंगे और कुछ टॉपिक डेली बाई डेली कवर किया जाएगा। तो आप डेली बाई डेली चैनल पर आइए और उससे रिलेटेड चीज़ें आप देखिए और समझिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो कभी भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि इकोनॉमिक्स होता क्या है, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। जब भी इकोनॉमिक्स की बात आती है, जब भी इकोनॉमिक्स की बात आती है तो इसे हम हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं। अगर अर्थशास्त्र को स्प्लिट कर दिया जाए तो अर्थ और शास्त्र होता है। आप इसे स्प्लिट करेंगे तो आप देखेंगे अर्थ होता है और होता है शास्त्र। अर्थ का मतलब होता है धन और शास्त्र का मतलब होता है अध्ययन। तो जब भी हम जिस धन का अध्ययन करते हैं तो वो इकोनॉमिक्स का एक पार्ट माना जाता है। इससे लोग इसका अर्थ निकालते हैं कि इकोनॉमिक्स का मतलब होता है धन का अध्ययन, रुपए पैसे का अध्ययन। लेकिन इकोनॉमिक्स की व्याख्या सिर्फ धन के अध्ययन से कहीं ज़्यादा विस्तृत है। अगर इकोनॉमिक्स को हम डिटेल में देखने का प्रयास करें तो इकोनॉमिक्स को और बहुत ज़्यादा ब्रॉड पर्सपेक्टिव में हम देख सकते हैं और समझ सकते हैं। कैसे, ये समझने का प्रयास करिए। सपोज करिए कि आप और मैं सोसाइटी में बिलोंग करते हैं, ठीक है। आई एंड हम और आप एक सोसाइटी में बिलोंग करते हैं। अब हमारी बहुत सारी नीड्स होंगी, हमें बहुत सारे सामान चाहिए दैनिक जीवन को व्यतीत करने के लिए, अच्छे ढंग से व्यतीत करने के लिए बहुत सारी चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है और हम डिमांड भी करते हैं। लेकिन आप एक चीज़ देखेंगे कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास आपकी इनकम है 15,000 रुपये महीने। आपकी इनकम है 15,000 रुपये महीने। अब सामान तो आपको बहुत सारी चाहिए लेकिन आपके पास पैसा सिर्फ 15,000 रुपये महीने है। तो आप कुछ भी प्रयास करके 15,000 रुपये महीने में ही अपना खर्चा निकालने का प्रयास करोगे। यानी आपके पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं लेकिन आपकी नीड्स बहुत ज़्यादा है। तो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज में अपनी मैक्सिमम नीड्स को फुलफिल कर लेना, ये हमें अर्थशास्त्र बताता है। ये तो हमने एक नैरो कॉन्सेप्ट में देखा, लेकिन अगर ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट में देखा जाए, पूरे ऑल इकोनॉमी के दृष्टिकोण से देखें या फिर किसी देश की इकोनॉमी या फिर पूरे भारत के या फिर पूरे विश्व के इकोनॉमी के दृष्टिकोण से देखें तो भी यही सारी समस्याएं होती हैं। रिसोर्सेज हमारे पास कम होते हैं और हमें हमारी नीड्स बहुत सारी होती हैं, हमारी ज़रूरतें बहुत सारी होती हैं और उन सारी नीड्स को हमें फुलफिल भी करना होता है एक एक करके। तो उन सारी नीड्स को कैसे फुलफिल करें, ये इकोनॉमिक्स बताता है कि मिनिमम संसाधन में कैसे आप अपने मैक्सिमाइज अपनी यूटिलिटी को कर सकते हो। तो इकोनॉमिक्स को अगर ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो अभी जो मैंने आपको बताया कि जो सेंट्रल प्रॉब्लम है इकोनॉमिक्स की, कि हमारे पास हमारी ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं लेकिन हमारे पास संसाधन कम है। तो हम कम संसाधन में अपने मैक्सिमम ज़रूरतों को कैसे पूरा करें, ये हमें इकोनॉमिक्स बताता है। अब जब भी आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे आपको दो टर्म ज़रूर सुनने को मिलेगा, एक माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक माइक्रो इकोनॉमिक्स। लगे हाथ, इसका बेहद समझ लीजिए। अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें तो माइक्रो शब्द का मतलब होता है छोटा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है कि जब हम बहुत सूक्ष्म लेवल पर किसी चीज़ की स्टडी करें तो वो आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत, और अगर हम बृहद लेवल पर किसी चीज़ की स्टडी करते हैं वो आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स लेवल पर। एग्जाम्पल के माध्यम से आप समझिए। जैसे मान लीजिए कि हम और आप हैं, ठीक है, हमें नीड है फूड की, हमें नीड है फूड की, ठीक है। जैसे मैं हो गया, मुझे ज़रूरत है फूड की। अब मैं अपने फूड को प्राप्त करने के लिए, अपने फूड के नीड को प्राप्त करने के लिए जो भी प्रोसेस फॉलो करूँगा, जैसे कि सबसे पहले फूड अब मुझे चाहिए, मैंने डिमांड किया, तो कोई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होगा जो इसे मैन्युफैक्चर करेगा, ठीक है। हम डिमांड करेंगे तो कोई सप्लाई करेगा। सप्लाई करने में बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स यूज़ होते हैं। वो सारी चीज़ें जो हैं कंप्लीट होके एक फूड हमें प्राप्त होता है खाने के लिए। तो ये माइक्रो लेवल पर आ जाएगा। लेकिन अगर पूरे भारत का, जैसे इंडिया है, पूरे भारत के जितने भी सारे लोग हैं, सभी लोगों को जो डिमांड होता है वो आ जाता है आपका माइक्रो लेवल पर, यानी बृहद लेवल पर।
इसीलिए हम कहते हैं कि जब पूरे भारत की हम स्टडी करते हैं तो वहाँ पे आता है नेशनल इनकम, जीडीपी, जीएनपी, इस टाइप के वर्ड्स आपको देखने को मिलते हैं। यानी बहुत बड़े लेवल पर, पूरे भारत के लेवल पर हम कैसे चीज़ों का डिमांड कर रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है। और बेसिक बहुत छोटे लेवल पर जो डिमांड किया जाता है या छोटे लेवल पर जो चीज़ें हम स्टडी करते हैं वो आता है माइक्रो के अंतर्गत। तो आप समझ गए होंगे कि मैक्रो और माइक्रो क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। अब हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हमें पढ़ना है फ्यूचर में। तो सबसे पहला इसमें है कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब होता है कि एक उपभोक्ता, जैसे मान लीजिए मैं एक कंज्यूमर हूँ और मैं मार्केट में बिलोंग करता हूँ। अब मुझे चाहिए साबुन। जब मुझे साबुन चाहिए तो मैं डिमांड करूँगा, भाई मुझे साबुन चाहिए, मुझे 5 साबुन चाहिए। तो जब 5 साबुन की मैं डिमांड करूँगा तो मेरी डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए कोई ऐसा होगा जो साबुन का मैन्युफैक्चर करेगा और मुझे सप्लाई करेगा। तो मैं कैसा बिहेव करता हूँ, उस साबुन के दृष्टिकोण से मैं कैसा बिहेव करता हूँ, कितना प्राइस देना चाहता हूँ, मेरा पूरा का पूरा जो बिहेवियर है, मेरी पूरी की पूरी साइकोलॉजी हम स्टडी करते हैं कंज्यूमर बिहेवियर के अंतर्गत। ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। दूसरा है प्रोडक्शन। जब भी बात हम प्रोडक्शन की करते हैं तो मान लीजिए हम कंज्यूमर हैं, हमने कुछ डिमांड करा तो कोई तो ऐसा होगा ना जो प्रोड्यूस करेगा, जो प्रोडक्शन करके हमें देगा, तो उसे भी हमें पढ़ना होता है। सबसे पहले हम एक कंज्यूमर को पढ़ते हैं, फिर एक प्रोड्यूसर को पढ़ते हैं। उसके बाद आता है कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब होता है कि भाई आखिर कॉस्ट का मतलब होता है कि जो चीज़ें हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो चीज़ें एक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है, उसको प्रोड्यूस करने में कुछ कॉस्ट भी आती है। जो कॉस्ट आती है उसको भी हमें पढ़ना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि किसी चीज़ की डिमांड की जाती है और किसी चीज़ की सप्लाई की जाती है, तो उन दोनों के बीच में जो कॉस्टिंग आती है वो उसके प्राइस को डिटरमाइन करती है। तो कॉस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर निभाती है। इसके बाद हम पढ़ेंगे परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन का मतलब ये होता है जहाँ पे पूर्ण प्रतियोगिता है, ठीक है, किसी के पास कोई खास मोनोपोली पावर नहीं है, एक दूसरे से लोग इंटरेक्ट करते हैं, पूरे मार्केट में सेम लेवल पे प्राइस होती है, सेम लेवल पर प्रोडक्ट होते हैं, कोई बंदा प्राइस अपने हिसाब से बढ़ा नहीं सकता, घटा नहीं सकता, वो सारी चीज़ें होती हैं, मतलब परफेक्ट कंपटीशन होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इम्परफेक्ट कंपटीशन। इम्परफेक्ट कंपटीशन में क्या होता है कि मार्केट में जितने प्रोड्यूसर हैं सभी एक लेवल के प्राइस को नहीं देखते हैं, अपने हिसाब से प्राइस को रखते हैं। वो देखते हैं कि उस वस्तु की जिसका वो विक्रय कर रहे हैं या जिसका प्रोडक्शन कर रहे हैं उसकी इलास्टिसिटी कैसी है, उसकी डिमांड कैसी की जा रही है। तो इन सब को देखते हुए वो डिसाइड करते हैं कि कितना प्राइस चार्ज कर लिया जाए। ये होता है इम्परफेक्ट कंपटीशन के अंतर्गत। फिर हम पढ़ेंगे मार्केट इक्विलिब्रियम, यानी एक प्रोड्यूसर और एक कंज्यूमर कहाँ पर इंटरेक्ट करके चीज़ों का व्यापार करते हैं, वह कौन सा प्राइस लेवल है जहाँ पर प्रोड्यूसर भी सेटिस्फाइड होता है, कंज्यूमर भी सेटिस्फाइड होता है। ये भी हम पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। तो सबसे पहले आपको जब भी कंज्यूमर बिहेवियर की बात आती है तो कंज्यूमर बिहेवियर का मतलब ये होता है कि एक कंज्यूमर कैसा बिहेव करता है मार्केट में। जैसे एक कंज्यूमर है, एक उपभोक्ता है। आपको पता है कि इस दुनिया में हर इंसान एक उपभोक्ता है, कुछ न कुछ डिमांड कर रहा है और जो वो डिमांड कर रहा है उसे फुलफिल भी करा जाता है किसी न किसी के द्वारा। तो उस जो डिमांड कर रहा है, जो कंज्यूमर है, उसका बिहेवियर कैसा होता है, किस तरीके से रिएक्ट करता है, किसी चीज़ की कितनी मात्रा का डिमांड करता है, इसके साथ कितना पे करने का प्रयास करता है, ये सारी चीज़ें आज के इस सेशन में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को हम धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझने की ज़रूरत है। सबसे पहला आपको समझने की ज़रूरत है यूटिलिटी। यूटिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे हिंदी में उपयोगिता के नाम से जानते हैं। इसे हिंदी में उपयोगिता के नाम से जानते हैं। उपयोगिता का मतलब ये होता है, मान लीजिए आपको आम खाना बहुत पसंद है। अब आप एक आम आपको मिलता है खाने के लिए, तो उस एक आम को खाने के बाद आपको कितनी यूटिलिटी मिलती है, आप कितने संतुष्ट होते हैं। उपयोगिता को आप संतुष्टि भी कह सकते हैं। ठीक है, आप एक आम खाने के बाद कितने संतुष्ट होते हैं। अगर आप ज़्यादा संतुष्ट होते हैं तो आप ये कहेंगे कि भाई हमें ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल गया, हमें ज़्यादा यूटिलिटी मिल गई। अगर आप कम संतुष्ट होते हैं तो आप यही कहेंगे कि भाई हमें कम यूटिलिटी मिली है। अब इसे हम कंपेरेटिवली अगर देखें तो ज़्यादा बेटर समझ में आपको आएगा। जैसे कि मान लीजिए हमने ले लिया एप्पल और ले लिया मैंगो। ठीक है,
अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको एप्पल बहुत ज़्यादा पसंद होगा, कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद होगा, और कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनको दोनों बहुत ज़्यादा पसंद होगा। लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि कोई ए है जिसे एप्पल बहुत पसंद है और कोई बी है जिसे मैंगो बहुत ज़्यादा पसंद है। अब अगर आप ए को एप्पल की जगह पे मैंगो देंगे तो उसे कम यूटिलिटी मिलेगी, क्योंकि उसे एप्पल अगर मिलता तो वो ज़्यादा संतुष्ट होता, उसे ज़्यादा यूटिलिटी मिलती। लेकिन अगर यही बी पे अगर आप बी को एप्पल देंगे मैंगो ना दें तो बी को कम यूटिलिटी मिलेगी, क्योंकि बी को मैंगो पसंद है। तो इसलिए हर व्यक्ति की यूटिलिटी का मानक अलग अलग होता है। कुछ लोगों को किसी चीज़ से ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है और कुछ लोगों को किसी दूसरे चीज़ से ज़्यादा यूटिलिटी मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा कि सभी के लिए यूटिलिटी का मानक बिल्कुल सेम नहीं है। हर वस्तुओं के लिए यूटिलिटी का मानक बिल्कुल अलग होता है। तो आई थिंक आपको यूटिलिटी समझ में आया। अब यहाँ पे कुछ टर्म आपको और भी समझना है, जैसे कि पहला टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होता है? टोटल यूटिलिटी का मतलब ये होता है, मान लीजिए आप एक आम खाते हैं आपको 10 यूटिलिटी मिलता है, 2 आम खाते हैं आपको 6 यूटिलिटी मिलता है, 3 आम खाते हैं आपको 4 यूटिल मिलता है, 4 आम खाते हैं आपको 2 यूटिल मिलता है। इस तरीके से मान लीजिए आपको यूटिलिटी मिलता है। तो जब अगर आप सबको ऐड कर देंगे तो 10, 6, 16, 4, 20, 2, 22, तो यहाँ पे 22 यूटिल्स हो गया। यानी आपको टोटल 4 आम खाने पर 22 यूटिलिटी प्राप्त हुई। तो इसे कहते हैं टोटल यूटिलिटी, जब हम सबको जोड़ देते हैं। एक चीज यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो यूटिलिटी होती है इसे मापा जाता है, इसे मेजर किया जाता है यूटिल्स में। यहां पे मैंने लिखा है, फिर लिख देता हूं, यूटिल्स में इसे मापा जाता है, इसे मेजर किया जाता है। तो आप समझ गए कि टोटल यूटिलिटी क्या होती है। अब हम यहाँ पे समझेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। एक और शब्द आता है मार्जिनल यूटिलिटी। अब ये मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है ये भी समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने एक आम खाया, आपको 10 यूटिलिटी मिली। आपने दूसरा मैंगो खाया, आपको 6 यूटिलिटी मिली। तीसरा खाया 4 यूटिल मिली और चौथा खाया 2 यूटिल मिली। अगर आपको मार्जिनल यूटिलिटी निकालना है तो पहले से दूसरे के बीच में आप जब खाते हैं, पहले खाने के बाद आपने दूसरा खाया, तो इन दोनों के बीच में कितना यूटिलिटी आपका डिफरेंस में आ रहा है, 4 यूटिल। ठीक है, तो यहां पे आप देख सकते हैं ये जो 4 यूटिल जो इसका इन दोनों का डिफरेंस है, ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी है। ऐसे ही आप दूसरे तीसरे को लीजिए तो 6 में से 4 घटा दीजिए, आपको 2 यूटिल यहां पर यूटिलिटी मिलती है। ये आपकी जो 2 यूटिलिटी है ये है मार्जिनल यूटिलिटी। इसके बाद 3 और 4 को देखेंगे तो यहाँ पे 2 यूटिल मिल रही है, तो ये भी होती है आपकी मार्जिनल यूटिलिटी। ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब इसके बाद एक हम पढ़ेंगे कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और एक होता है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ये दोनों होता क्या है दोस्तों? आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है ये कहता है कि आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते हो नंबर में, कार्डिनल नंबर में इसे मेजर कर सकते हो। जैसे कि मान लीजिए कि आप पानी पिए, आपने 1 लीटर पानी पिया, आपको बहुत प्यास लगी थी, आपने 1 लीटर पानी पिया, तो आप बता सकते हैं कि भाई हमको इस 1 लीटर पानी पीने से 10 यूटिलिटी मिली या 100 यूटिलिटी मिली। ये बात कहता है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ऑर्डिनल ये कहता है कि आप 1 लीटर पानी पिए तो आप इसे माप नहीं सकते हो, बस ये बता सकते हो कि हाँ मुझे संतुष्टि मिली, मैं संतुष्ट हो गया। या फिर आप ये कह सकते हो, एक और मैं आपको एग्जाम्पल लेके बता रहा हूं। मान लीजिए आपके पास, यहीं पर चलते हैं, एक एप्पल है और मैंगो है। अब मान लीजिए आपने एक एप्पल कंज्यूम किया, आपने एक मैंगो कंज्यूम किया, तो आप ये नहीं बता सकते कि एक एप्पल कंज्यूम करने से मुझे 10 यूटिल मिला और एक मैंगो कंज्यूम करने से हमें 15 यूटिल मिला। ये नहीं बता सकते। हाँ ये बता सकते हो कि अगर आपको मैंगो ज़्यादा पसंद है तो आप कहोगे कि मुझे मैंगो से ज़्यादा यूटिलिटी प्राप्त होती है, मुझे मैंगो खाने से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन प्राप्त होता है, इतना बता सकते हो। तो इसे आप प्रेफरेंस दे सकते हो, आप एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है, इसमें जो लोग क्रिटिसाइज किए फिर वो आए ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पे। इसको हम आगे बहुत डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। कुछ चीज़ें मैं आपको बता देना चाहता हूँ।
जैसे कि इस पे सबसे पहले काम किया था इस पे गॉसेन ने, तो इसलिए इसमें दो लॉ आते हैं, एक आता है फर्स्ट वाला गॉसेंस फर्स्ट लॉ एंड दूसरा आता है गॉसेंस सेकेंड लॉ, तो ये आपको ध्यान रखना है। और गॉसेंस के बाद इस पे सबसे ज़्यादा काम किया अल्फ्रेड मार्शल ने, तो लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को अल्फ्रेड मार्शल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो ये दो चीज़ आपको याद रखना है। अब इसमें क्या कहा गया है आपको ये समझना है। इसमें ये कहा गया है कि जैसे मान लीजिए हम हैं या फिर आप हैं, अगर हम किसी चीज़ को कंज्यूम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम कंज्यूम कर रहे हैं, मान लीजिए हम पेप्सी कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए हम पेप्सी कंज्यूम कर रहे हैं, तो जब हम पहली ग्लास पेप्सी कंज्यूम करेंगे तो हमें ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगा, लेकिन जैसे जैसे हम एक्स्ट्रा बढ़ाते जाएंगे, ठीक है, वैसे हमारी यूटिलिटी का लेवल धीरे धीरे कम होता जाएगा, ठीक है। ये चीज़ ये कहता है कि जैसे जैसे हम एक एक्स्ट्रा यूनिट किसी भी वस्तु की कंज्यूम करते हैं तो हमारी यूटिलिटी कम होती जाती है, यानी इससे मिलने वाली यूटिलिटी कम होती जाती है, इसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाती है। तो यही बात ये फाइनली ये लॉ बताता है। अब इसमें सबसे पहले आता है फर्स्ट लॉ, जिसे गॉसेंस का फर्स्ट लॉ कहते हैं, तो चलिए उसको देख लेते हैं। तो गॉसेंस का फर्स्ट लॉ सबसे पहले अगर हम देखें, यहां पे लिख लेते हैं, ठीक है। ये सिंगल कमोडिटी के केस में है, सिंगल कमोडिटी के केस में है, यानी आपके पास जो पैसा है आपको सिर्फ एक वस्तु पे खर्च करना है। जैसे मान लीजिए आप मार्केट में गए और आपके पास 100 रुपए है, तो 100 रुपए से सिर्फ आप एक वस्तु को कंज्यूम करना है, ये होता है सिंगल कमोडिटी केस। तो अगर आप एक ही वस्तु, मान लीजिए आपको रसगुल्ला पसंद है, आप रसगुल्ला खाना शुरू करते हैं, बैठ जाते हैं दुकान पे, कहते हैं भाई आज मैं खूब रसगुल्ला खाऊंगा, तो हर आदमी की एक लिमिट होती है, एक लिमिट के बाद आपको खाने का मन नहीं कहेगा, या फिर अगर और ज़्यादा खाएंगे तो हो सकता है आपको वोमिटिंग वगैरह हो जाए, तो वो बात होती है सिंगल कमोडिटी केस में। यह कहता है कि जैसे जैसे आप किसी वस्तु की ज़्यादा मात्रा कंज्यूम करेंगे उससे मिलने वाली यूटिलिटी आपकी कम होती जाएगी। तो जब सिंगल कमोडिटी के केस में होता है तो इसे कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन पी एक्स, ठीक है। ये सिंगल कमोडिटी के केस में होता है, जब भी किसी वस्तु को कंज्यूम कर रहे हैं उसकी मार्जिनल यूटिलिटी उसके प्राइस के बराबर होती है, तो आप ये कहेंगे कि ये सेटिस्फेक्शन का लेवल है। सिंगल गुड के केस में कहा जाता है कि MUX अपॉन PX जो है इसके सेटिस्फेक्शन का पॉइंट है, या फिर आप कह सकते हैं MUX इज इक्वल टू PX, ठीक है। MUX इज इक्वल टू PX अगर हो गया तो ये इसके सेटिस्फेक्शन का पॉइंट है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें, मान लीजिए आप मैंगो कंज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने पहला यूनिट जब कंज्यूम किया तो हो सकता है आपको 40 यूटिल मिले, जब आपने दूसरा यूनिट कंज्यूम किया तो हो सकता है आपको, जब आपने दूसरा कंज्यूम किया तो आपको 50 मिला, जब आपने तीसरा कंज्यूम किया तो आपको 55 मिला, ठीक है, 55 मिला। जब आपने चौथा कंज्यूम किया तो आपका फिर से यहाँ पे आ गया 55 ही हो गया, और जब आपने पांचवा कंज्यूम किया तो ये आपका हो गया 45। तो आप देखेंगे यहाँ पे अगर आप इसका मार्जिनल यूटिलिटी निकालेंगे तो 50 में से 40 घटा दीजिए, सबसे पहले आपका 10 आता है, इसके बाद 45 में से जब आप यहाँ पे करेंगे 55 में से 50 घटाएंगे तो 5 आएगा, फिर 55 में से 55 तो 0 हो गया और ये -5 हो गया। तो आप देखेंगे सबसे पहले मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो लगातार डिमिनिश होती है, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि 0 हो जाती है, और फिर एक टाइम ऐसा आता है कि माइनस में चली जाती है। तो ये होता है इसका मार्जिनल यूटिलिटी। लेकिन अगर यहाँ पे हम टोटल यूटिलिटी की बात करें तो आप देखेंगे सबसे पहले ये बढ़ रही है, लेकिन गिरते दर से बढ़ रही है। जैसे मान लीजिए पहले 40 से दूसरे में आपको 50 हुआ, 50 के बाद आपको 55 हुआ, यानी कि आप देखेंगे पहले 10 के अंतर से बढ़ा, उसके बाद 5 के अंतर से बढ़ा, 55 के बाद फिर से इक्वल हो गया, 0 हो गया, और फिर ये भी घटने लगा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना, लेकिन ये माइनस में कभी नहीं होता है, मार्जिन यूटिलिटी जो है वो 0 और माइनस दोनों होती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यह ग्राफ आपको यही बता रहा है कि जो मार्जिन यूटिलिटी है वो कंटिन्यूसली घटती जाती है, और यहाँ पे ये 0 है तो यहाँ पे आके ये 0 हो जाती है, और जब इसके नीचे आप देखेंगे तो ये माइनस में चली जाती है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये हमने सिंगल कमोडिटी के केस में किया है। आगे बढ़ते हैं और डबल कमोडिटी के केस में
क्या होता है उसको देख लेते हैं। डबल कमोडिटी के केस में भी लगभग कंडीशन सेम है, बस थोड़ा सा अंतर होता है। मान लीजिए आपने दो कमोडिटी एक्स एंड वाई ले लिया है, ठीक है, एक्स एंड वाई ले लिया है और आपके पास जो पैसा है इन्हीं दोनों पर खर्च करना है, इसी से अपने सेटिस्फेक्शन को आपको फुलफिल करना है, मैक्सिमाइज करना है। अब आप क्या करोगे, आपको ये देखना है यहाँ सेटिस्फेक्शन का लेवल क्या होगा। अब मान लीजिए आपके पास 100 रुपए है, तो 100 रुपए को आप ऐसे डिवाइड करोगे कि एक्स और वाई कि वह मात्रा आपको मिले जहां पे आपको सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन हो, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको डिवाइड कर देना है। अब यहाँ पे आप सबसे ज्यादा सेटिस्फाइड आपका वो पॉइंट होगा जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी एक्स की उसके प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी वाई उसके प्राइस ये दोनों बराबर हो जाएं और ये बराबर हो जाए एम यू एक्स के, ठीक है। तो ये आपका सबसे सेटिस्फेक्शन वाला पॉइंट हो जाता है, जहां पे ये ड्यूअल कमोडिटी के केस में मैं बता रहा हूं कि ये हम जो है पहली कमोडिटी x है, ये दूसरी कमोडिटी y है। जब MUX अपान PX इज इक्वल टू MUY अपान PY इज इक्वल टू MUX हो जाता है, जो आपका पूरा पैसा है वो खत्म हो जाता है इन दोनों कमोडिटी को मिला के, तो फाइनली ये कहा जाता है कि ये आपके सेटिस्फेक्शन का सबसे बेस्ट पॉइंट है। इसे गॉसेंस का सेकेंड लॉ के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यह PDF जैसे ही कंज्यूमर बिहेवियर कंप्लीट होगा हम अपने टेलीग्राम ग्रुप पर दे देंगे, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और वहां से इजीली आप इसे डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इसे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो आई थिंक आपको समझ आया होगा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या है। इसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखना है, जैसे कुछ अजम्पशंस हैं। कोई भी इकोनॉमिक्स की थियोरी होती है तो अजम्पशन पे बेस्ड होती है, तो क्या अजम्पशन है हम ये भी समझ लेते हैं। तो चलिए अजम्पशन समझ लेते हैं। ये मैं मिटा देता हूं। तो चलिए अजम्पशन समझ लेते हैं, क्या क्या अजम्पशंस है, क्या क्या अजम्पशंस है वो आपको देख लेना है। पहला अजम्पशन ये है कि जो कंज्यूमर है वो रेशनल है। कंज्यूमर रेशनल है। कंज्यूमर रेशनल का मतलब कंज्यूमर समझदार है, उसे ये पता है कि कौन सी वस्तु को वो कंज्यूम करेगा तो उसे ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगी, उसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, उसे कोई बहला फुसला नहीं सकता। अब ऐसा नहीं है कि उसे अगर मैंगो पसंद है तो आप ज़बरदस्ती उसको एप्पल खिला दीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत समझदार है, अगर उसे मैंगो पसंद है अपना पैसा वो मैंगो पर ही खर्च करेगा। तो रेशनल कंज्यूमर का मतलब ये होता है, ठीक है। दूसरा ये है कि उसका टेस्ट या फिर उसका प्रेफरेंस चेंज नहीं होता है। उसका टेस्ट या प्रेफरेंस चेंज नहीं होता है, सामान बना रहा था। अब ऐसा ये नहीं मतलब कि अभी उसको एप्पल पसंद है अगले क्षण वो मैंगो पसंद करने लगेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, वो चेंज नहीं होगा, उसका टेस्ट और प्रेफरेंस सेम रहेगा। जब वो कंज्यूम कर रहा है, जब ये लॉ अप्लाई होगा तब तक ये लिए सेम रहेगा। तीसरा आपको ये देखना है कि जो साइज है वो इक्वल होना चाहिए या फिर सुटेबल साइज होना चाहिए। इसका मतलब ये हो गया, मान लीजिए आपको गुलाब जामुन खाना बहुत पसंद है, तो आप कहीं गए, कहीं पे ये गुलाब जामुन की एक बेसिक साइज है। मान लीजिए आपने गुलाब जामुन खाना शुरू किया, अब आप 2-3 खाने के बाद जो है आप फिर जाते हैं इस साइज पे और फिर इस साइज पे, फिर इस साइज पे, यानी जो गुलाब जामुन है इसकी साइज छोटी होती जाती है और आप कंज्यूम करते जाते हैं। तो यह लॉ फेल कर जाएगा, यह लॉ अप्लाई नहीं होगा। तो इस लॉ को अप्लाई करने के लिए जो साइज है वो एक लेवल की होनी, यानी सुटेबल साइज होनी चाहिए, जो मार्केट में उपलब्ध, जेन्युइनली जो मार्केट में उपलब्ध होता है वो साइज होनी चाहिए। तो ये लॉ आपको फॉलो करता हुआ दिखेगा, ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो अलग अलग गुड्स हैं उनकी यूटिलिटी अलग अलग होती है। अलग अलग गुड की यूटिलिटी अलग अलग होती है, ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी क्या होती है और
इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। फिर से एक बार मैं इसे ओवरव्यू आपको दे दूं कि पूरा आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो हमने देखा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी होती क्या है, सिंगल कमोडिटी के केस में देखा, डबल कमोडिटी के केस में देखा। सबसे पहले काम इस पे गॉसियन ने किया, इसलिए इसे गॉसियंस फर्स्ट लॉ सिंगल कमोडिटी के केस में कहते हैं, गॉसियंस सेकेंड लॉ मल्टीपल कमोडिटी के केस में कहते हैं। और इस पे काम अल्फ्रेड मार्शल ने भी किया, इसलिए इसको अल्फ्रेड मार्शल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। और इसमें आप ये कुछ अजम्पशंस हैं, जिन अजम्पशंस के बेसिस पे ही आप इसे फुलफिल करेंगे। इसमें एक चीज़ मैं आपको ऐड करना चाहूँगा। अगर मनी की बात करें, मनी, तो मनी को ये फॉलो नहीं करेगा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी आपको मनी के केस में देखने को नहीं मिलेगा। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको बता देता हूं, आपको 100 रुपये दिया जाएगा, आप लेके रख लेंगे। आपको 1000 रुपये दिया जाएगा, आप लेके रख लेंगे। आपको लाख रुपए दे के दिया जाएगा, वो भी आप रख लेंगे। आपको फिर अगर 50 रुपये दिया जाए तो भी आप उसे लेके रख लेंगे। यानी कि आप मनी जो है, आप मनी को छोड़ना पसंद नहीं करेंगे, उसकी यूटिलिटी कभी कम नहीं होगी, आपकी बढ़ती ही जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और छठवां केस इसमें जो है टॉक्सिकेंट, जो नशीले पदार्थ होते हैं उसमें भी ये चीज़ फॉलो नहीं होती है। नशीले पदार्थ, मान लीजिए आप दारू पीते हैं, आप एक पैक पियेंगे आपको मजा आएगा, दूसरा पैक पियेंगे आपको और मजा आएगा, तीसरा पियेंगे आपको और मजा आएगा, चौथा पियेंगे आपको और मजा आएगा। तो इसमें आपकी यूटिलिटी बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ये रूल इसमें भी फॉलो नहीं होता है। कुछ लोग रेयर कलेक्शन करते हैं, उसमें भी ये रूल फॉलो नहीं होता है। ठीक है, रेयर कलेक्शन, जो लोग रेयर कलेक्शन, मान लीजिए किसी लोगों को सिक्के इकट्ठे करने का बहुत शौक है, वो बहुत पुराने पुराने सिक्के इकट्ठा करते हैं, बहुत पहले पहले के, तो उनको जो है ना, चाहे जितना भी सिक्का मिलता जाएगा उनकी इच्छा और बढ़ती जाएगी। तो रेयर कलेक्शन जो लोग करते हैं उन पर भी ये रूल फॉलो नहीं होता है। कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस ये बोलता है कि जब भी हम किसी वस्तु को कंज्यूम करते हैं तो उससे जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो हमें यूटिलिटी मिलता है, उसे हम नंबर में माप सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, क्योंकि अगर मान लीजिए आप रसगुल्ला खा रहे हो तो कैसे बता सकते हो किससे आपको कितनी यूटिलिटी मिलती है? आपको 10 यूटिल मिलती है, 20 यूटिल मिलती है, आप कैसे ऑब्जर्व कर सकते हो? ये बड़ा मुश्किल काम है। तो बहुत सारे लोगों ने इसका विरोध किया और उसके बाद फिर आई ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस पर जो सबसे ज़्यादा काम किया वो हिग्स और एलन ने किया है। तो आज के इस वीडियो में हम इसी को डिटेल में आपको समझाने वाले हैं कि आखिर ये ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है क्या और इसको लाने का कारण सबसे बड़ा क्या हुआ। तो पहले यहाँ पर दो नाम आपको याद रखना है, एक हैं हिग्स एंड दूसरे हैं एलन साहब। हिग्स एंड एलन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस लॉ को लाने के लिए। यानी ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में जो सबसे ज्यादा काम किया है वो हिग्स एंड एलन ने किया है, और यह एक बड़ा परिवर्तन इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में लाता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स से कंज्यूमर बिहेवियर के क्षेत्र में लाता है। तो चलिए आज इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि जो ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस है वह यह बताता है कि जब भी आप कोई चीज कंज्यूम करते हो तो आप उसे एग्जैक्ट मीजर नहीं कर सकते। क्या एग्जैक्ट मीजर नहीं कर सकते। आप ये नहीं बता सकते कि आपको कितने यूटिल्स मिला। हाँ, आप उसे रैंक दे सकते हो कि हाँ, अगर आप दो चीज कंज्यूम कर रहे हो तो भाई एक में मुझे ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, दूसरे में मुझे कम मिल रहा है। एग्जाम्पल मैं लेता हूं, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपके पास एप्पल है और यहां पर आपके पास है मैंगो। आपके पास एप्पल है और आपके पास मैंगो है, ठीक है। अब मान लीजिए आपको एप्पल दिया गया खाने के लिए, साथ में आपके पास मैंगो है, तो मैंगो भी आपको दिया गया खाने के लिए। अब आपने एप्पल भी खाया, आपने मैंगो भी खाया, आपसे पूछा गया कि आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन किसमें मिला या फिर ज्यादा यूटिलिटी किसमें मिला। तो आपको चूंकि एप्पल मान लीजिए आपको बहुत ज्यादा पसंद है, अगर आपको एप्पल मिल जाएगा तो आप मैंगो को छोड़ देंगे। तो आपने एप्पल कंज्यूम किया, आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन, सिंपल सी बात है कि एप्पल में मिला होगा, ठीक है। एप्पल कंज्यूम करने के बाद आपको ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला होगा, तो आप ये कहेंगे कि भैया मुझे मैंगो की जगह पर एप्पल में ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिला क्योंकि एप्पल मुझे ज्यादा पसंद है। तो ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस ये कहता है कि आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते हो कि इससे मुझे 10 यूटिल मिला, इससे मुझे 15 यूटिल मिला, ये आप नहीं बता सकते। इसको मेजर करना पॉसिबल ही नहीं है। आप रैंक दे सकते हो कि मैंगो की अपेक्षा आपको एप्पल में ज्यादा यूटिलिटी मिला, और ये बहुत हद तक सही भी है, ठीक है। आप अपने डेली लाइफ में ही देख सकते हो, आपको बहुत सारी चीजें मिलती हैं खाने पीने के लिए, लेकिन सारी चीजें आपको पसंद नहीं आती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको ज्यादा पसंद होती हैं, और किसी चीज के अपेक्षा
आप उस चीज को जो आपको ज्यादा पसंद है आप खाना पसंद करते हैं। तो हम लोगों के लाइफ में ये होता रहता है। इस हिसाब से आप अपने लाइफ से अगर इसे रिलेट करके देखोगे तो चीजें बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएंगी। तो आपने एक चीज देख लिया कि ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में चीजों को आप रैंक देते हो कि हाँ इसमें मुझे ज्यादा यूटिलिटी मिली है, इसमें मुझे कम यूटिलिटी मिली है। ठीक है, तो ये चीज ज्यादा अच्छा है, मनोवैज्ञानिक धारणा है। आगे बढ़ते हैं। ऑर्डिनल, अब जब हम पढ़ेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस तो मान लीजिए इसमें कभी भी हम दो गुड्स को लेंगे, गुड एक्स एंड गुड वाई। जैसे यहां मैंने आपको बताया कि एप्पल आपने ले लिया, मैंगो ले लिया, तो हमेशा इसमें दो गुड्स को हम लेंगे। ठीक है, अब आपको मैं एक चार्ट बना के समझाता हूं, चीजें आपको और बेहतर समझ में आएंगी। जैसे मान लीजिए आपके पास दो गुड है, एक एक्स है और दूसरा वाई है। ठीक है, आपके पास एक्स गुड 1 है और वाई गुड 15 है। इसके बाद ये 2 है और ये आपके पास 10 है। ये आपके पास अगर 3 है तो ये आपके पास 9 है। आपके पास 4 है तो ये आपके पास 7 है। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास एक मान लीजिए एक्स जो है वो एप्पल है और ये जो है आपका मैंगो है, मैं शॉर्ट में लिखा हूं आप समझ जाइएगा। तो अगर आपके पास एक एप्पल है तो आपके पास 15 मैंगो है। अगर आपके पास 2 एप्पल है तो आपके पास 10 मैंगो है। अगर आपके पास 3 एप्पल है आपके पास 9 मैंगो है। अगर आपके पास 4 एप्पल है तो आपके पास 7 मैंगो है। इसका मतलब क्या हुआ और कैसे इसे अप्लाई करना है ये समझना जरूरी है। जैसे मान लीजिए अगर आपके पास एक एप्पल है, आपके पास 15 मैंगो है। अब चूंकि आपको एप्पल बहुत पसंद है, आप चाहते हो कि मैं अपने पास जो मेरे पास अभी एक एप्पल है उसे मैं बढ़ाना चाहता हूं और बढ़ा के 2 करना चाहता हूं। तो अगर आप एक एप्पल की जगह पर 2 एप्पल करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको यहां पर छोड़ना पड़ेगा कम से कम 5 मैंगो। अगर आप 5 मैंगो छोड़ना चाहते हैं तभी आप एक एप्पल बढ़ा सकते हैं। तो चूंकि आपको एप्पल पसंद है तो भैया आप छोड़ देंगे, लो भैया हम छोड़ दिए। तो यहां पर स्टार्टिंग में आपको 5 मैंगो छोड़ना पड़ रहा है एक एप्पल बढ़ाने के लिए। अब मान लीजिए आप एक और एप्पल बढ़ाना चाहते हैं, 2 से आप 3 करना चाहते हैं, तो यहां पर 1 बढ़ गया। अब यहां पर आप देखिए कि स्टार्टिंग में आपने 5 मैंगो कंप्रोमाइज किया था, अब आपको सिर्फ यहां पर इसको आप 9 की जगह पर लिख लीजिए 8। ठीक है, तो यहां पर आपने 2 कंप्रोमाइज किया। ठीक है, स्टार्टिंग में आपने 5 कंप्रोमाइज किया था, अब आपने सिर्फ 2 मैंगो कंप्रोमाइज करके एक एप्पल आपने प्राप्त कर लिया। इसका मतलब क्या हुआ, स्टार्टिंग में जब आपको एक एप्पल बढ़ाना था तो आपको ज्यादा देना पड़ता था अगले व्यक्ति को, भैया ठीक है आपके पास अगर 15 है, मतलब अभी मेरे पास 15 मैंगो है तो अब मुझे 15 नहीं आप 5 ले लो, क्योंकि अगले आदमी को मैंगो ज्यादा पसंद है तो आपने उसे 5 दे दिया। तो आपके पास अब बचे 10 मैंगो, लेकिन आपके पास एप्पल हो गए 2। चूंकि आपके पास एप्पल 2 हैं और एप्पल आपको ज्यादा पसंद है तो ये आपके लिए विन विन सिचुएशन है। लेकिन अब आपके पास 2 एप्पल हो गए और कोई तीसरा एप्पल भी अगर आप लेना चाहते हैं तो पहले इतना आप कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। पहले आपने 5 कंप्रोमाइज किया, लेकिन अब आप कहेंगे भाई मुझे अगर मैं सिर्फ 2 मैंगो कंप्रोमाइज करूंगा, अगर तुम एक एप्पल दे पाओ तो दे दो। तो ये सिचुएशन होती है। जैसे जैसे आपके पास एप्पल की संख्या बढ़ती जाती है, यहां पर जो आपने सब्स्टिट्यूशन किया है वो कम होता जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। ये जो फिगर है ये फिगर यही दिखा रहा है कि जब आप किसी एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाएंगे तो आपको दूसरी वस्तु को कंप्रोमाइज करना पड़ेगा या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। एग्जाम्पल में यहां पे गुड्स वाई है, मैं यहां पे कलर चेंज कर लेता हूं। ठीक है, मान लीजिए यहां पे गुड्स वाई है और यहां पे गुड्स एक्स है। अब आपके पास यहां पर आप इक्विलिब्रियम पे हैं। ठीक है, इतना आपके पास एक्स है और इतना आपके पास वाई है। अब मान लीजिए आपको गुड्स वाई ज्यादा पसंद है, तो अगर आप गुड्स वाई बढ़ाएंगे, यहां पे अगर आप गुड्स वाई बढ़ा के y1 कर रहे हैं तो आप देखेंगे यहां पर आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा गुड एक्स को। यहां x है और ये x1 हो गया। ठीक है, तो आपने देखा कि अगर आप y1 बढ़ा रहे हैं या y बढ़ा रहे हैं तो x आपका कम हो रहा है, तो आपको कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है। अब आप अच्छे से आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब यहां पे सेटिस्फैक्शन का लेवल बिल्कुल इक्वल है, क्योंकि जितना आपके पास गुड्स वाई है उतना आपके पास गुड्स एक्स है। तो ये सेटिस्फैक्शन का बिल्कुल सबसे अच्छा लेवल है और इसे इक्विलिब्रियम बोला जाता है। ये चीज आप यहां तक बहुत अच्छे तरीके से आई थिंक समझ गए होंगे। ठीक है, तो ये होता है आपका ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। और ये आपका जो यहां पे आप ये देख रहे हैं एक
ये कर्व आपने देखा, इसे बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। क्या बोलते हैं? इंडिफरेंस कर्व। ये इंडिफरेंस कर्व जहां से बजट लाइन से टच होता है वो आपका सेटिस्फैक्शन का सबसे बेस्ट पॉइंट होता है और इसे बोला जाता है कि ये जो कंज्यूमर है वह इक्विलिब्रियम पर है। ठीक है, तो इतनी चीजें आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो अब आपको ये चीज समझ में आ गई कि भैया ये ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस होता क्या है, इसे किसने दिया। कुछ चीजें यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जो गुड्स हैं, जैसे मान लीजिए गुड्स एप्पल है और ये मैंगो है, तो दोनों की यूटिलिटी अलग अलग होती है। ठीक है, आप मान लीजिए आपको दोनों कंज्यूम करना है तो जरूरी नहीं है कि जितना आपको पसंद एप्पल है उतना पसंद मैंगो है। ठीक है, तो इसकी यूटिलिटी अलग अलग होती है। किसी दूसरे व्यक्ति को अगर दिया जाए तो हो सकता है उसे मैंगो ज्यादा पसंद हो, एप्पल कम पसंद हो। तो ये डिफर करता है पर्सन टू पर्सन कि किस पर्सन को क्या पसंद है, किस पर्सन को यूटिलिटी किसमें ज्यादा मिलती है। अब एक चीज आपको ध्यान रखना है कि यूटिलिटी अगर किसी वस्तु में ज्यादा मिलती है इसका ये कतई मतलब नहीं होता है कि वह एक अच्छी वस्तु है। जैसे मान लीजिए हम बात कर लेते हैं शराब। मान लीजिए अब है, शराब एक अच्छी वस्तु नहीं होती है। ठीक है, या फिर दवा ले लीजिए। दवा किसको खाना पसंद होगा? कोई दवा खाना पसंद तो नहीं करता ना, लेकिन इससे यूटिलिटी आपको बहुत ज्यादा मिलती है, क्योंकि अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो दवा आपको लेना पड़ेगा, आपको पसंद हो या फिर पसंद ना हो। तो आपकी मजबूरी है दवा लेना, और इससे आपको बहुत ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी, क्योंकि जैसे ही आप दवा लेंगे आपको आराम हो जाएगा, आप स्वस्थ होने लगेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसमें यूटिलिटी ज्यादा मिलती है। लेकिन शराब, इसमें यूटिलिटी ज्यादा मिलती है लेकिन ये आपकी सेहत के लिए बिल्कुल हानिकारक है। अगर आप बराबर शराब का सेवन कर रहे हैं तो एक समय के बाद आपके बहुत सारे अंग जो हैं वो जवाब देने लगेंगे, आपकी स्थिति बहुत बदतर होती जाएगी। तो इसलिए अगर आप लोग इसका सेवन करते हैं तो बिल्कुल छोड़ दीजिएगा, बहुत गंदी चीज है। किसी भी तरीके का जो नशा होता है वो अच्छा नहीं होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो इसमें यूटिलिटी ज्यादा मिलती है जिसको शराब पसंद है, बट वो एक अच्छा वस्तु नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि जिस चीज में आपको ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है वो एक अच्छी चीज ही हो। तो आज आपने अच्छे तरीके से समझ लिया कि ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं बजट लाइन। जानते हैं ये बजट लाइन होती क्या है? अगर आप बजट लाइन को ध्यान से पढ़ें तो यहां पर आता है बजट। ठीक है, तो हमारे बजट के अनुसार हम जो लाइन क्रिएट करते हैं वो होती है बजट लाइन। अब इसका क्या मतलब हुआ कि अपने बजट के अनुसार, अब मान लीजिए आप मार्केट जाते हो, आपके पास टोटल 100 रुपीज़ हैं, आपके पास टोटल 100 रुपीज़ हैं और आपको दो सामान खरीदना है। पहला आपको खरीदना है आलू और दूसरा आपको खरीदना है प्याज। ठीक है, पहला आपको खरीदना है आलू और दूसरा आपको खरीदना है प्याज। दो चीज़ खरीदना है, पैसा आपके पास 100 रुपये है। आप 100 रुपये से ज़्यादा मार्केट में खर्च नहीं कर सकते हो क्योंकि आपका बजट ही 100 रुपये है। ठीक है, उधार नहीं लेना है यहाँ पे, 100 रुपये में आपको ये दोनों चीज़ लेनी है। अब ये आपको डिसाइड करना है कि किस मात्रा में आप आलू लेंगे और किस मात्रा में आप प्याज लेंगे, जो कि 100 रुपये में ही आ जाए। अगर आपको ज़्यादा ज़रूरी है प्याज लेना तो हो सकता है कि प्याज की मात्रा आप थोड़ा सा ज़्यादा ले लें और आलू की मात्रा आप थोड़ा सा कम लें, लेकिन लेना पड़ेगा आपको दोनों। तो जब ये 100 रुपये का जो बजट है इसके हिसाब से आप इन दोनों चीज़ों को डिसाइड करते हैं तो ये कहलाता है बजट लाइन। ये इस लाइन के ऊपर हम दिखाते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं बजट लाइन। एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास टोटल आपका बजट मैंने बताया कि 100 रुपये है, 100 रुपये है। यहाँ पर आप सपोज कर लीजिए आलू है और यहाँ पर सपोज कर लीजिए प्याज है। ठीक है, अगर आप पूरा का पूरा 100 रुपये खर्च करेंगे तो आप यहाँ से लेके यहाँ तक जाएंगे, यानी ये पूरा आलू आप खरीद सकते हैं, तो प्याज आप कुछ भी नहीं खरीदेंगे, प्याज की मात्रा 0 होगी। अगर आप पूरा का पूरा आलू खरीदते हैं तो पूरे बजट को यहाँ पे खर्च कर देते हैं। अब मान लीजिए आप आलू कुछ भी ना खरीदें। ठीक है, आलू आप कुछ भी ना खरीदें, पूरा का पूरा आपने प्याज खरीद लिया। तो अगर आप आलू कुछ भी नहीं खरीदेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप जाएंगे। ठीक है, पूरा का पूरा आपने प्याज खरीद लिया 100 रुपये का। समझ आ गया होगा आपको मेरे कहने का मतलब क्या है। तो बजट लाइन ये दिखाता है कि किसी एक वस्तु पर अगर हम पूरा पैसा लगा दें और फिर किसी दूसरे वस्तु पर पूरा पैसा लगा दें तो उन दोनों के बीच में जो लाइन क्रिएट होती है वो होती है हमारी बजट लाइन। इसका मतलब ये हुआ
कि ये 100 रुपये अगर आप खर्च करेंगे तो इस लाइन के अंतर्गत ही आप कहीं न कहीं आएंगे। हो सकता है आप इतना आलू ले लें और सिर्फ इतनी प्याज लें, या इससे आपका काम न चले तो हो सकता है आप इतना आलू ले लें और प्याज की मात्रा बढ़ा दें, या हो सकता है आपको प्याज ज़्यादा चाहिए तो आप इतना आलू लें और प्याज की मात्रा और ज़्यादा बढ़ा दें, या फिर आप प्याज की मात्रा और ज़्यादा बढ़ा के यहाँ तक कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप प्याज की मात्रा बढ़ाएंगे आलू की मात्रा कम होती जाएगी। अब आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि ये बजट लाइन होती क्या है और इसका यूज़ क्या होता है। हर आदमी के लाइफ में, हमारे लाइफ में, आपके लाइफ में, सभी के लाइफ में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास एक लिमिटेड बजट होता है। उस लिमिटेड बजट में ही हमें पूरे खर्चे देखने होते हैं। तो हम ये डिसाइड करते हैं कि कैसे कैसे किन किन चीज़ों पे कितना खर्च किया जाए कि हमारा पूरे महीने का खर्च भी चल जाए और हमारे ऊपर कोई प्रेशर भी ना आए। ठीक है, तो ये आपको बजट लाइन के द्वारा समझ में आता है। आगे बढ़ते हैं और इसके फॉर्मूले को देख लेते हैं। फार्मूले को भी अगर मैं व्यवहारिक तौर पे बताऊंगा तो आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ मैंने आपको बताया कि आपका बजट 100 रुपये है, तो हम इसे M से डिनोट कर लेते हैं। अब मान लीजिए आपने पूरा का पूरा आलू खरीद लिया, ठीक है, तो आलू की मान लीजिए क्वांटिटी है X1, इसे आप X1 मान लीजिए। ठीक है, आलू X1 है और इसकी प्राइस है P1। आलू X1 है, इसकी प्राइस है P1, प्लस आप दूसरी यूनिट को भी, यानी दूसरा जो सामान है प्याज है उसको भी खरीदेंगे। तो मान लीजिए इसका नाम है X2 और इसकी प्राइस है P2। इन दोनों को खरीदेंगे और ये या तो आपके M के बराबर आएगा या फिर इससे कम आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आप इसी फार्मूले के अंतर्गत घूमेंगे, यानी X1 P1 प्लस X2 P2 लेस देन या इक्वल टू M। लेस देन का मतलब ये हुआ कि या तो आप 100 रुपये से कम में ही मार्केट में खरीदारी करके घर चले आएंगे, कुछ पैसे बचा के ले आएंगे, या फिर हो सकता है कि पूरा का पूरा 100 रुपये आप खर्च कर देंगे, जितना आपका बजट है पूरा का पूरा बजट आपने खर्च कर दिया और फिर आप सामान खरीद के घर लेते आए। लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा कि 100 रुपये लेके जाइए और 500 रुपये का सामान खरीद के लेके आइए। ये नॉर्मली लोग करते हैं, लेकिन इस नियम के अनुसार हम इसे फॉलो नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम यही मानेंगे कि या तो आप पूरा का पूरा 100 रुपये खर्च करेंगे जो आपका बजट है, या फिर उससे कम खर्च करके सामान खरीद के लाएंगे। ये चीज़ आपको समझ में आ गया। इसे तो हम इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हैं, P1 X1 या फिर X1 P1 और X2 P2 इज इक्वल टू M। इस तरीके से भी हम इसे डिनोट कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब चलिए एक चीज़ हम और देखते हैं। जैसे अगर आपको स्लोप पूछा जाए कि बजट लाइन का स्लोप क्या होता है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो बजट लाइन का स्लोप यहाँ पर मैंने आपको लिख के बताया है, ये बजट लाइन का स्लोप होता है। तो बजट लाइन का स्लोप फाइंड कैसे किया जाता है, आपको ये जानना ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए देख लेते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया P1 X1 P2 X2 बराबर M। अब यहां पर आपको क्या करना है, P2 X2 को आप इस साइड ले लीजिए और इसको इधर ले आइए, P1 X1। ठीक है, अब आप X2 को सिर्फ यहां रहने दीजिए और P से इन सब में डिवाइड कर दीजिए, तो हो गया M अपान P2 माइनस P1 अपान P2 X1। अब आपको डिफ्रेंशिएट कर लेना है विद रिस्पेक्ट टू X2, तो X2 विद रिस्पेक्ट टू X1 करना है, सॉरी। तो यहाँ पर आपका ये तो 0 हो गया और यहाँ माइनस आया, ये आपका हो गया P1 अपान P2। ये देखिए आपका स्लोप आ गया। तो इस तरीके से हम बजट लाइन का स्लोप फाइंड करते हैं कि किसी बजट लाइन का स्लोप क्या होता है। आई थिंक ये पूरा का पूरा सेशन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर अभी भी आपके पास कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है, तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, वो हम आपका क्लियर करने का प्रयास करेंगे। कमेंट में आप पूछ सकते हैं। पीछे की सारी वीडियोस आप ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये सेशन ज़्यादा अच्छा समझ आएगा। और हम NCERT 11-12 को पूरी तरह से कवर कर रहे हैं फ्लो चार्ट के माध्यम से। ये नोट्स हम आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर देंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देंगे, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। जैसे ये सेशन कंप्लीट होगा, फाइनली आपको नोट्स मिल जाएंगी। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। बजट लाइन के कुछ और फीचर्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि बजट लाइन कब शिफ्ट होती है, बजट लाइन कब रोटेट होती है, ये जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज पूरी वीडियो से आप बने रहिएगा
आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि अगर पहले वाली वीडियो आपने नहीं देखा है जो कल मैंने बनाया था, जिसमें मैंने बताया था कि आपको बजट लाइन होता क्या है, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा। उस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, जब भी हम बजट लाइन की बात करते हैं तो कल मैंने बताया था कि ये बजट लाइन क्या होती है और बजट लाइन कैसे बनती है। साथ ही मैंने बजट लाइन के स्लोप को फाइंड करने का तरीका भी आपको बताया था। आज बताते हैं कि ये बजट लाइन जो है ये शिफ्ट कब होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बजट लाइन में शिफ्टिंग आपको दिख रही है। यहाँ देख सकते हैं ये बजट लाइन में आपको शिफ्टिंग दिख रही है। तो ये कब होती है, चलिए यहां मान लीजिए आपके पास इनिशियल लेवल पर 100 रुपए का बजट था। इनिशियल लेवल पर आपके पास 100 रुपए का बजट था। जब आपके पास 100 रुपए का बजट था तो आपकी जो बजट लाइन है वो कुछ x एंड x डैश थी। ठीक है, ये आपकी बजट लाइन है और इस समय आपका बजट है 100 रुपए। तो जब आपका 100 रुपए बजट है तो आप इस बजट लाइन को फॉलो करते हो। लेकिन बाय द वे मान लीजिए आपके पास आपका बजट बढ़ गया और अब ये हो गया आपके पास 200 रुपए। आपका बजट हो गया 200 रुपए। तो जैसे आपका बजट बढ़ गया तो पैसा आपके पास बढ़ गया। अब पैसा आपके पास बढ़ गया तो आपके अंदर खरीदने की जो क्षमता है, चाहत है, वो बढ़ जाएगी। पहले आप 100 रुपए, आपकी मजबूरी थी कि आपके पास 100 रुपए था तो मार्केट आप जाते थे, लिमिटेड चीजों को खरीदते थे क्योंकि आपके पास पैसे ही लिमिटेड थे, 100 रुपए थे। लेकिन अब पैसा आपका डबल हो गया है। जब पैसा आपके पास डबल हो जाएगा तो चाहत भी आपकी डबल नहीं होगी तो कम से कम 1.5 गुना तो हो ही जाएगी। तो अब आप मार्केट जाओगे तो अब आपके पास ये बंधन नहीं है कि आपके पास सिर्फ 100 रुपए है और आपको खरीदना है सिर्फ 100 रुपए में। अब आप 200 रुपए तक की खरीदारी कर सकते हो। इसका मतलब ये है कि जो आपका बजट है पहले यहां पर था, अब ये शिफ्ट होके यहां पर आ गया। ये आपका 100 रुपए था, तब का बजट था, अब आपका 200 रुपए हो गया तो बजट आपका यहां आ गया। तो आप देख सकते हैं बजट लाइन ही शिफ्ट हो गई, यानी आपके खरीदने की क्षमता बहुत तेजी से आगे बढ़ गई क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई। ठीक है, तो यहां पे आप मान लीजिए इसको y और y डैश। तो पहला केस आपने ये समझा कि पहले आपका जब बजट 100 रुपए था तो बजट लाइन कुछ और थी। जैसे आपका बजट 200 रुपए हुआ, बजट लाइन शिफ्ट होके आगे चली गई। अब हम ये देखेंगे कि ये बजट लाइन इस साइड पीछे की तरफ कब शिफ्ट होगी। चलिए ये भी देख लेते हैं। मान लीजिए 100 रुपए से बजट आपका घट के 50 रुपए हो जाता है। ठीक है, अभी 50 रुपए का बजट, मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हो, आपको पर डे पहले 100 रुपए मिलता था। घर पे थोड़ी प्रॉब्लम आ गई और घर वालों ने कहा यार ऐसा करो कुछ दिन तक आप 50 रुपए में काम चलाओ, आपको जेब खर्च हम पर डे 50 रुपए देंगे। तो अब आपके पास आपका पर डे का बजट हो गया 50 रुपए। अब जो भी खर्चे आप करोगे उस 50 रुपए में करोगे। तो पहले तो आप यहां पर वेरी करते थे, इसके अंतर्गत आप कुछ भी खरीद सकते थे। लेकिन अब आपके पास चूंकि बजट आपका 50 रुपए हो गया तो आप यहां पर वेरी कर रहे हो। ठीक है, ये Z है और ये Z डैश है। अब आपकी बजट लाइन यहां आ गई तो आप देख सकते हैं यहां से आपकी बजट लाइन पीछे बैकवर्ड शिफ्ट होकर यहां पर आ गई। अब आपके पास खरीदने की क्षमता सिर्फ इतने में है। आप दो गुड्स को कुछ इस अनुपात में खरीद सकते हैं। अगर किसी एक गुड्स को ज्यादा खरीदेंगे, मान लीजिए ये x है और ये y है, तो अगर आप x की मात्रा बढ़ाएंगे y की मात्रा घटानी पड़ेगी, या अगर आप y की मात्रा बढ़ाएंगे तो x की मात्रा घटानी पड़ेगी। तो ये होता है बजट लाइन में शिफ्टिंग। अब एक चीज मैं यहां पर बताना चाहता हूं आपको, तो इससे आपको चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। बजट लाइन में तब शिफ्ट होगा जब अदर देन प्राइस यहां पर काम करेगा। यानी प्राइस को छोड़ के जितने सारे फीचर्स हैं, अगर वो उनमें से कोई फीचर्स अगर इसमें काम करेगा, जैसे कि बंदे का टेस्ट हो गया, प्रेफरेंस हो गया, बंदे का इनकम हो गया, ठीक है, ज्यादा इस पे काम इनकम करता है, तो वो सब आपके यहाँ पे शिफ्टिंग को दिखाएगा। लेकिन अगर प्राइस के कारण कुछ भी होता है चेंज, तो वो शिफ्ट नहीं करेगा, बजट लाइन शिफ्ट नहीं करेगी। ये चीज अभी आपको ध्यान रखना है, आगे मैं बताता हूं। तो यहां पर मेन जो है आपका मॉनेटरी इनकम है। अगर आपका मॉनेटरी इनकम बढ़ जाएगा तो बजट लाइन आपकी नॉर्मल सी बात है शिफ्ट कर जाएगी, और जैसे बजट लाइन शिफ्ट करेगी आपकी खरीदने की क्षमता बढ़ जाएगी। ये आपको मेन तौर पर समझना है।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें रोटेशन कब आता है। अब यहां पर आप देख सकते हो, मान लीजिए यहां पर दो गुड्स हैं, एक है गुड एक्स है और ये है आपका गुड वाई। ये दो गुड है, जो कि एक गुड एक्स है और दूसरा गुड वाई है। अब मान लीजिए कि पहले गुड एक्स और गुड वाई की जो प्राइस है उसके कारण आपका जो ये बजट लाइन है कुछ इस तरीके से है, एक्स एंड एक्स डैश। ठीक है, अब किसी कारणवश गुड वाई के प्राइस में कट होता है, गुड वाई की प्राइस कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए कि आप पहले प्याज खरीदते थे और ये थी 20 रुपए किलो, 20 रुपए केजी थी। अब किसी कारणवश प्याज के रेट में कमी आ गई, अभी प्याज की जो रेट हो गई है वो हो गई है 15 रुपए पर केजी। अब जैसे प्याज की रेट में कमी आएगी तो ये बजट लाइन यहां रोटेट हो जाएगी। ठीक है, आप देख सकते हैं कि राइट वर्ड रोटेट हो गई, यहां पर आ गई। अब जैसे बजट लाइन आपकी ये वाली बजट लाइन यहां पर आएगी, यहां पे हो जाएगा वाई डैश, एक्स एंड वाई डैश पे आ गई। तो आप देख सकते हो कि अब चूंकि ये बजट लाइन है यहां पर आ गई, तो अब आप इसकी मात्रा बढ़ा सकते हो। चूंकि इसकी प्राइस कम हो गई है तो ये सस्ता हो गया है। तो पहले मान लीजिए अगर आप इतना अमाउंट खरीदते थे तो अब आप सेम, अगर x को चाहो तो आप यहीं रखो और y चूंकि सस्ता हो गया है तो अब आप y को एक मिनट, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, फिर से प्ले कर लेते हैं। हाँ, तो मैं यही कह रहा हूं कि पहले यहाँ पे x था और ये x डैश था, फिर उसके बाद यहाँ गुड y जो है और यहाँ गुड x है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अब मान लीजिए इसके प्राइस में कमी आ जाती है, तो जैसे इसकी गुड y के प्राइस में कमी आएगी आप इसको ज़्यादा मात्रा खरीद सकते हो क्योंकि ये राइट वर्ड शिफ्ट हो गया। ठीक है, तो पहले मान लीजिए आप गुड x की इतनी मात्रा खरीदते थे और गुड y की इतनी मात्रा खरीदते थे, अब आप उसी पहले के बजट में इसकी मात्रा बढ़ा देंगे। ठीक है, चूंकि ये सस्ता हो गया है तो आप चाहेंगे तो इसको इतना एक्स्ट्रा खरीद सकते हैं, तो आपके परचेजिंग पावर आपकी बढ़ गई। जैसे किसी चीज़ के प्राइस में कमी आती है, जैसे मान लीजिए पहले इसकी प्राइस थी 20 रुपए, अभी इसकी प्राइस हो गई 15 रुपए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके परचेजिंग पावर में 10 रुपए की वृद्धि देखी गई है, तो 5 रुपए की वृद्धि देखी गई है। तो ये जो 5 रुपए की वृद्धि देखी गई है ये सीधे सीधे आपके परचेजिंग पावर को इफेक्ट करेगी, तो आप यहाँ पर इसके मात्रा को बढ़ा सकते हो। अगर आप इसके मात्रा को नहीं बढ़ाना चाहो तो आप दोनों की मात्रा को बढ़ा सकते हो या फिर सिर्फ एक की मात्रा को बढ़ा सकते हो, वो पूरी तरह से आपके ऊपर है। लेकिन ये आप यहाँ पर कंफर्म है कि परचेजिंग पावर आपकी बढ़ गई। तो इस केस में अगर किसी वस्तु के प्राइस में चेंज होता है तो ये रोटेट करती है बजट लाइन। अब आपको ये देखना है कि ये लेफ्ट वर्ड कब रोटेट करेगी, यानी बैकवर्ड कब होगी। तो मान लीजिए पहले इसकी प्राइस 20 रुपए थी, अभी इसकी प्राइस हो गई है 30 रुपए। जैसे 30 रुपए प्राइस होगी ये अंदर की तरफ आ जाएगी, पहले आप यहाँ पे थे अब आप यहाँ पर आ जाएंगे। तो जैसे आप यहाँ पर आएंगे ये आपका हो गया जेड डैश, एक्स एंड जेड डैश पे आप आ गए। तो आप देख सकते हैं पहले आप इतनी मात्रा खरीदते थे लेकिन अब आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, और जैसे आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी आपकी परचेज की क्वांटिटी जो है वो कम हो जाएगी। आप पहले यहाँ थे अब आप यहाँ आ गए। तो जब प्राइस, किसी वस्तु की प्राइस बढ़ेगी तो आपकी परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो उस लेवल पे आप उस चीज़ को नहीं खरीद पाएंगे। इसलिए बजट लाइन आपकी बैकवर्ड रोटेट होगी। ठीक है, बैकवर्ड रोटेट होगी, न कि शिफ्ट होगी। शिफ्ट सिर्फ होती है, शिफ्ट तब होती है जब आपकी इनकम बढ़ जाती है, और रोटेट तब होती है जब आपकी प्राइस बढ़ती या फिर घटती है। इतनी चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो यही मेन इम्प्लीकेशन था बजट लाइन का, कि कब रोटेट होती है बजट लाइन या फिर कब शिफ्ट होती है बजट लाइन, और इससे
कब इफेक्ट पड़ता है या कितना इफेक्ट पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पर गुड्स y के लिए बताया, सेम ही प्रोसेस गुड्स x के लिए भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर हैं और ये आपकी बजट लाइन है, ये आपका गुड्स x है और ये आपका गुड्स y है। अब मान लीजिए यहाँ पर आपका गुड x है, गुड x की प्राइस में कमी आई है, तो यहाँ पे बजट लाइन है आपकी रोटेट यहाँ पर हो गई ऐसे, और अगर इसके प्राइस में वृद्धि होगी तो ऐसे होगी। तो यही सेम प्रोसेस दोनों के लिए लगता है। तो चलिए आज के अपने टॉपिक को शुरू करते हैं और आज हम देखेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो जब भी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात आती है तो इसका मतलब ये होता है कि कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को हम देख रहे हैं। कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को देख रहे हैं। कंज्यूमर के सेटिस्फैक्शन को देख रहे हैं जो कि मैक्सिमम हो जाता है जिस लेवल पे, उसे कहते हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब जब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की बात हम करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं, मैंने पहले बताया हुआ है, जो बी से सी पे गया है ये है आपकी बजट लाइन। बजट लाइन आपकी बी से सी है। इसका मतलब यह है कि जो कंज्यूमर है उसके पास इतना बजट है कि वह बी से लेकर सी के अंतर्गत जितनी वस्तुएं आएंगी उनको खरीद सकता है, चाहे वो ये खरीद ले कॉम्बिनेशन, कमोडिटी वाई इतना ले ले और कमोडिटी एक्स इतना ले ले, बस ठीक है। या तो हो सकता है कि वो इस कॉम्बिनेशन पर चले आए और वो कमोडिटी वाई को बस इतना खरीदे और कमोडिटी एक्स को इतना सारा खरीद सकता है, ठीक है। ये बंदे के ऊपर है, लेकिन वो कभी भी इसके बाहर नहीं जा सकता, यहां पर नहीं आ सकता, ठीक है। यहां पर वो नहीं आ सकता या यहां पर वो नहीं आ सकता, ये चीज आपको ध्यान रखना है। वो कभी भी आएगा तो यहीं पे इसके अंदर ही आएगा। ये चीज आपको अच्छे से समझ आनी चाहिए कि बजट लाइन ये बताती है कि उसका बजट ही इतना है कि वो इसी के अंतर्गत रहेगा। अब आपको ये समझना है कि इसमें सबसे बेस्ट पोजीशन क्या हो सकता है। जो सबसे बेस्ट पोजीशन होगा वो होगा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। आप देख के बता सकते हो कि इसका सबसे बेस्ट पोजीशन ई है। ई क्यों बेस्ट है? ये सबसे बेस्ट पोजीशन है। क्यों बेस्ट है ये समझना है। बेस्ट इसलिए है क्योंकि यह इस पोजीशन पर ई पर जितनी मात्रा गुड्स वाई की खरीद रहा है, सेम उतनी ही मात्रा गुड्स एक्स की भी खरीद रहा है। आप देख सकते हैं ये फिगर थोड़ा अच्छे से नहीं बना है, नहीं तो आप देखेंगे कि सबसे बेस्ट कंडीशन है वो होती है जहां पर वो जितना गुड एक्स खरीदे उतना ही गुड वाई खरीदे, ठीक है। तो ई एक ऐसा पॉइंट है जहां पर वो सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन फील करेगा। अब ऐसा नहीं है कि बस हम अपने हिसाब से मान के इसे बता देंगे कि यह कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि इंडिफरेंस कर्व भी उससे इंटरसेक्ट होना चाहिए। अब यहां पर आप देख सकते हैं 4 इंडिफरेंस कर्व है, IC1, IC2, IC3 और IC4, ठीक है। लेकिन यह देखना है कि आपका बजट कितना है। हमारा बजट जो है वो मान लीजिए 100 रुपए है। हमारा बजट 100 रुपए और अपने बजट के हिसाब से बी और सी हमारी बजट लाइन है। इंडिफरेंस कर्व यहां 4 गए हैं। पहला हमारे बजट लाइन के अंदर से गया है, दूसरा हमारे बजट लाइन के एकदम पैरेलल गया यानी कि इसे इंटरसेक्ट करके गया है। इसके बाद तीसरा हमारा बजट लाइन के ऊपर से गया है और चौथा उससे भी ऊपर से गया है। तो देखकर आप एक चीज समझ सकते हो कि ये वाला जो इंडिफरेंस कर्व है और ये वाला इंडिफरेंस कर्व ये आपके रीच में ही नहीं है, क्योंकि आपके पास बजट ही नहीं है उतना कि आप वहां तक जा पाओ। लेकिन सबसे ज्यादा सेटिस्फैक्शन बंदे को IC4 देगा क्योंकि ये सबसे ऊपर है। मैंने पहले बता दिया था इसकी प्रॉपर्टी में। तो IC4 मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन देगा और IC1 सबसे लीस्ट सेटिस्फैक्शन देगा। तो आपको तो यहां तक आप पहुंच ही नहीं सकते, चाह के भी नहीं पहुंच सकते, आपके पास पैसा ही नहीं है। IC1 आप लेना ही नहीं चाहोगे क्योंकि ये सबसे कम सेटिस्फैक्शन दे रहा है। तो बचा आपके पास क्या? बचा आपके पास IC2। IC2 आपके पास बचा क्योंकि IC2 एक ऐसा इंडिफरेंस कर्व है जो आपके बजट लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है ई पर। और आप ये जान लीजिए जहां पर आपकी बजट लाइन आपके इंडिफरेंस कर्व को इंटरसेक्ट करेगी वह बिंदु आपके इक्विलिब्रियम का बिंदु है, वहां पर आपको सेटिस्फैक्शन सबसे ज्यादा मिलेगा। मैं फिगर एक बना के आपको दिखा देता हूं। ऐसे मान लीजिए ये आपकी बजट लाइन है और अगर आपका इंडिफरेंस कर्व यहां से गया है तो यहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। यानी
इतना अमाउंट आप x का खरीद लिए, इतना अमाउंट आप y का खरीद लिए, ये आपका बेस्ट पॉसिबल सेटिस्फेक्शन पॉइंट है, यानी इक्विलिब्रियम आपका यहाँ पर बन रहा है। ये आपके लिए सबसे बेस्ट कंडीशन होगी और यही होता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। तो आपने समझ लिया कि पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है, और पॉइंट ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकालने के लिए आपके पास बजट लाइन का नॉलेज होना चाहिए और इंडिफरेंस कर्व का भी नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीज अगर आपको अच्छे से पता है तो आप बजट लाइन के और इंडिफरेंस कर्व के बिहाफ पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फाइंड कर सकते हो। अच्छा, आपके प्रश्न में, आपके दिमाग में एक प्रश्न ये आ सकता है कि हम IC1 को क्यों नहीं ले सकते, ये भी तो यहां पर टच कर रहा है और यहां पर टच कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों जगह टच कर रहा है, लेकिन ये जहां पे जो IC2 है ये हमारा इसके अपर का इंडिफरेंस कर्व है, IC1 से ऊपर का इंडिफरेंस कर्व है। और आपको पता है जो भी इंडिफरेंस कर्व ऊपर होता है वो हमें ज्यादा हायर सेटिस्फेक्शन देता है। तो अगर हमें हायर सेटिस्फेक्शन IC2 से मिल रहा है तो हमें क्या जरूरत है कि हम IC1 को कैलकुलेट करें, IC1 को लें। ठीक है, तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। इसलिए यहां पर बेस्ट पॉसिबल पॉइंट है आपका IC2, क्योंकि ये बजट लाइन और कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को इंटरसेक्ट कर रहा है। लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है और हम आप समझने का प्रयास करते हैं अच्छे तरीके से। तो बेसिकली लॉ ऑफ डिमांड जो होता है वह क्वांटिटी और प्राइस के बीच में रिलेशन स्थापित करता है, इसके बीच में रिलेशन बनाता है। इसको लिखा जाता है क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ प्राइस टेस्ट प्रेफरेंसेस, प्राइस ऑफ एक्स और अदर गुड्स की जो प्राइस है उसको रखते हैं यहाँ पे, और भी ऐसी चीज़ें रखते हैं। ठीक है, लेकिन जब भी हम लॉ ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो यहाँ पर सिर्फ हम यहाँ पर सारे के सारे को कांस्टेंट मान लेंगे, और प्राइस जो है इन सारी चीजों को हम कांस्टेंट मानेंगे, यानी कि इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल जैसे पहले थे वैसे ही बने हुए हैं। चेंज सिर्फ और सिर्फ इस प्राइस में होगा, और इस प्राइस के चेंज से हम क्वांटिटी के रिलेशन को, क्वांटिटी डिमांडेड के रिलेशन को स्थापित करने का प्रयास करेंगे। मेनली यही होता है हमारे लॉ ऑफ डिमांड में। ठीक है, अगर बात करें लॉ ऑफ डिमांड की, तो लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि जब भी किसी वस्तु की प्राइस कम होती है तो उस वस्तु की हम ज्यादा मात्रा की डिमांड करते हैं, ज्यादा मात्रा खरीद लेते हैं, और जैसे ही उसकी प्राइस बढ़ती है हम उस वस्तु की मात्रा को कम कर देते हैं। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा लिख के बताता हूं। जैसे मान लीजिए एक्स गुड्स है, एक्स गुड की अगर प्राइस बढ़ गई, ठीक है, प्राइस ऑफ एक्स गुड्स अगर बढ़ गई तो क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड आप कम कर देंगे, और ये कहता है कि अगर इसकी प्राइस कम हो गई तो क्वांटिटी ऑफ एक्स गुड बढ़ा देंगे। बेसिकली यही रिलेशन होता है। इससे ये पता चलता है कि प्राइस और क्वांटिटी में नेगेटिव रिलेशन होता है। नेगेटिव रिलेशन का मतलब अभी प्राइस यहां पर है, आप इतनी क्वांटिटी की डिमांड कर रहे हैं, ठीक है, और जब प्राइस जो है आपका यहां पर हो गया तो आप यहां पर देख सकते हैं कि क्वांटिटी आपकी Q से Q1 हो गई और प्राइस आपका P से P1, यानी प्राइस आपका बढ़ गया, और जैसे ही प्राइस आपका बढ़ा क्वांटिटी आपकी कम हो गई। पहले आप यहां थे, अभी आप यहां आ गए। तो बेसिकली यही बताता है कि जब किसी वस्तु की प्राइस में बढ़ोतरी होती है उस वस्तु की डिमांड हम कम कर देते हैं, और जैसे उस वस्तु की प्राइस में घटोतरी होती है यानी कमी होती है हम उसकी डिमांड, उसकी मांग बढ़ा देते हैं। बेसिकली यही बताता है लॉ ऑफ डिमांड। लेकिन कभी भी लॉ ऑफ डिमांड जब आप पढ़ेंगे तो ये अदर थिंग्स कांस्टेंट रहेंगे। अगर इनमें चेंज होगा, अगर बाय द वे इनमें चेंज हुआ तो ये लॉ फेल कर जाएगा। ठीक है, तो इसमें चेंज नहीं होना चाहिए, ये एक बेसिक फंडा है जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब इसमें चेंज अगर हो जाए तो क्या होगा, जैसे मान लीजिए कि यहां पे आपकी इनकम है, ठीक है, अब मान लीजिए कि किसी वस्तु की प्राइस बढ़ गई, तो लॉ ये कहता है कि किसी वस्तु की प्राइस अगर बढ़ गई तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है, क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। लेकिन आप ये सोचो कि अगर किसी वस्तु की प्राइस बढ़ गई, क्वांटिटी डिमांड आपको कम करना है, लेकिन आपकी इनकम बढ़ गई। अब पहले आपके पास 100 रुपए हुआ करता था,
ठीक है, अब आपके पास 200 रुपए हो गया, तो प्राइस अगर बढ़ भी जाएगी तब भी आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी इनकम बढ़ गई है, आपकी इनकम डबल हो गई है। ठीक है, तो इसलिए इन सबको हम कांस्टेंट मानते हैं, क्योंकि इनके बढ़ने से प्रॉब्लम हो जाती है इस रूल में, तो इसे हमें बढ़ाना ही नहीं है, हमें मान के चलना ये सब के सब कांस्टेंट हैं। सिर्फ काम कर रहा है प्राइस, और प्राइस के बिहाफ पे हम देखेंगे क्वांटिटी कैसी है। अब ये फिगर आप देख रहे हो ना, यहां पर प्राइस होता है और यहां पे क्वांटिटी, ये नॉर्मल फिगर है। लेकिन बहुत जगह आपको ये फिगर ऐसे देखने को मिलेगी कि यहां पर क्वांटिटी होगी और यहां पर प्राइस होगा और रिलेशन बताया जाता है। ठीक है, तो ये आपका इनवर्स डिमांड फंक्शन हो गया और ये नॉर्मल डिमांड फंक्शन। यहां आपको एक चीज ये समझना है कि अगर ये प्राइस जो है यहां पर है, इसका मतलब क्या है कि ये जो है ये डिपेंडेंट होना चाहिए और ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए। ये इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट का मतलब यह है कि यह स्वतंत्र है, इसमें अपने आप से चेंज हो सकता है, लेकिन इसमें अपने आप से चेंज नहीं होगा। इसमें तब चेंज होगा जब इसमें चेंज होगा, इसके चेंज के हिसाब से इसमें चेंज होगा। लेकिन इसमें यह चीज फॉलो नहीं हो रहा है, इसलिए ये इनवर्स डिमांड फंक्शन है। इसमें यह चीज फॉलो हो रहा है, क्योंकि यहां पर देखेंगे ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है और ये आपका डिपेंडेंट है। ठीक है, ये डिपेंडेंट है। अगर यहां प्राइस में चेंज हो रहा है तो प्राइस में चेंज होने के कारण क्वांटिटी में चेंज हो रहा है, तो ये इंडिपेंडेंट है, हमेशा प्राइस ही चेंज होगा, क्वांटिटी प्राइस के कारण चेंज होगी। तो ये चीज बिल्कुल एग्जैक्ट यहां पे फिट बैठती है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको समझ आ गई होंगी कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, हमारे लाइफ में यूज कैसे है, ये चीज भी आपको समझना जरूरी है। चलिए समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 100 रुपए है, हमारे पास 100 रुपए है, हम मार्केट गए खरीदने। अब मार्केट जब आप 100 रुपए लेके जाओगे तो आपके पास चूंकि बजट 100 रुपए है और आलू जो आपका है और आपको प्याज खरीदना है। ठीक है, मान लो पहले जो है आप 3 किलो आलू खरीद पाते थे और 3 केजी प्याज खरीद पाते थे 100 रुपए में, लेकिन आपके घर प्याज की जरूरत ज्यादा होती है और आलू की जरूरत कम होती है। ठीक है, तो आप अभी इस कंडीशन में चल रहे हो, लेकिन क्या हुआ कि प्राइस में थोड़ा सा प्राइस के यहां पे प्याज के प्राइस में उतार आ गया, डाउनफॉल आया। कितना डाउनफॉल आया? पहले ये होती थी आपकी लगभग 20 रुपए केजी होती थी और अभी ये हो गई है 15 रुपए केजी, 15 रुपए केजी हो गई। तो जो प्याज आपको पहले 60 रुपए में मिलती थी, 60 रुपए में मिलती थी, अब वो आपको कितने में मिल जाएगी? 45 रुपए में मिल जाएगी। तो आपके पास बच गया 15 रुपए। जो आपके पास 15 रुपए बच गया, अब अगर आप चाहो तो प्याज की मात्रा बढ़ा सकते हो। ठीक है, प्याज की मात्रा बढ़ा सकते हो, करीब करीब 1 किलो प्याज आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगी। तो यह कैसे संभव हुआ? क्योंकि प्याज के प्राइस में कमी आई है। जैसे प्याज के प्राइस में कमी आई है, आपकी रियल इनकम बढ़ गई। आपकी रियल इनकम बढ़ गई, आप डिमांड बढ़ा दोगे प्याज की, आप प्याज ज्यादा खरीद लोगे। तो हम लोगों के लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती रहती है, अगर किसी वस्तु की प्राइस ज्यादा बढ़ जाती है तो हम उस वस्तु की मात्रा कब लेना पसंद करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर अभी टमाटर बहुत ज्यादा महंगा हो जाए, 100 रुपए 150 रुपए किलो हो जाए, तो हम लोग टमाटर खाना बंद तो नहीं करेंगे, लेकिन एकदम ना के बराबर करेंगे। पहले मान लीजिए सब्जी अगर बनती थी आपके घर में और उसमें 2 टमाटर पड़ते थे, तो अभी क्या होगा कि 1 टमाटर से हम काम चलाएंगे। ठीक है, या कभी कभी ऐसा भी होगा, बहुत सारे लोग टमाटर खाना भी कम कर देंगे या छोड़ देंगे। तो ये सिचुएशन होती रहती है हमारे यहाँ। किसी चीज की प्राइस बढ़ती है, क्वांटिटी हम कम कर देते हैं, और किसी चीज की प्राइस घटती है तो हम उसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि ये सारे गुड्स पे फॉलो नहीं करता है, ये नॉर्मल गुड्स पे होता है। ठीक है, जनरली नॉर्मल गुड्स के केस में ये चीज देखा जाता है, और बहुत अलग अलग तरीके के गुड्स होते हैं जिसमें ये चीज नहीं देखा जाता। आगे हम इसको देखने का प्रयास करेंगे। अब एक चीज तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, कैसे काम करता है। लेकिन एक चीज आपको ये भी समझना है कि लॉ ऑफ डिमांड में यानी कि जो ये डिमांड
हमने बनाया है, जो दिखाया है, इसमें शिफ्टिंग कब आती है और रोटेट कब होता है। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने बताया था, तो आप उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा कि ये शिफ्ट कब होता है और रोटेट कब होता है। टाइप ऑफ गुड्स क्या क्या होते हैं इकोनॉमिक्स में, आपने सुना होगा कि इकोनॉमिक्स में बहुत टाइप के गुड होते हैं, जैसे कि नॉर्मल गुड हो गया, इन्फीरियर गुड हो गया, इसके साथ एक गिफन गुड आता है, इसके अलावा सब्स्टिट्यूट गुड क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट गुड क्या होते हैं, वो सारे आज के इस वीडियो में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। तो आप पूरी वीडियो से लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, आपको आज बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो इन्फीरियर गुड है, इसी के पहले एक आता है गिफन गुड। गिफन गुड्स, टाइप ऑफ गुड्स। अगर आपको इनके बारे में पहले से पता है तो आज आपका कॉन्सेप्ट और अच्छा क्लियर हो पाएगा, और अगर आपको इनके बारे में पहले से पता नहीं है तो ध्यानपूर्वक वीडियो आप देखिएगा, आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो जैसे सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि नॉर्मल गुड्स क्या होता है। तो पहली चीज़ ये है कि जो नॉर्मल गुड्स है वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है। लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है। लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करने का मतलब यह है कि लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि अगर किसी वस्तु के प्राइस में कमी आती है तो उसकी डिमांड हम बढ़ा देते हैं, और अगर उस वस्तु की प्राइस बढ़ जाती है तो उसके डिमांड को हम कम कर देते हैं। तो जो नॉर्मल गुड का केस होता है उसमें यह नियम पूर्णतः लागू होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी नॉर्मल गुड्स आप ले लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने प्याज ले लिया, ठीक है, प्याज ले लिया। अगर कभी प्याज के प्राइस में, मान लीजिए कभी भी प्याज के प्राइस में अगर कहीं कमी आती, मान लीजिए अभी यहाँ पे ये प्राइस है और ये क्वांटिटी है, ठीक है, प्राइस में कमी अगर आएगी तो आप क्वांटिटी बढ़ा देंगे। यही होता है लॉ ऑफ डिमांड, और ये लॉ ऑफ डिमांड नॉर्मल गुड के केस में पूरी तरह से लागू होता है। तो पहली चीज आपको ये याद रखना है कि नॉर्मल गुड लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है, और आपके जीवन में जो मैक्सिमम वस्तुएं हैं वो आपको या तो नॉर्मल गुड के केस में देखने को मिलेगा या फिर गिफन गुड्स के केस में देखने को मिलेगा। तो चलिए एक एक करके इनको समझने का प्रयास कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया आपको कि नॉर्मल गुड क्या होता है। नॉर्मल गुड, पहली बात, लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है। दूसरी चीज अब आपको समझना है, जैसे मान लीजिए अभी आपकी इनकम है 100 रुपीज, अभी आपकी इनकम 100 रुपीज है, आपकी बजट लाइन ये है, और आप किसी वस्तु के कुछ इस मात्रा को परचेज करते हैं। यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी है, ठीक है। लेकिन अगर आपका बजट बढ़ जाता है, अगर आपका बजट मान लीजिए 100 रुपए से 200 रुपए हो जाता है, आपका बजट बढ़ गया, आपकी बजट लाइन जो है वो पैरेलल शिफ्ट हो जाएगी, राइट वर्ड यहाँ पे आ गई शिफ्ट होके। यानी पहले आपका बजट यहाँ पे था 100 रुपए, अभी आपका बजट हो गया है 200 रुपए, तो ये लाइन आपकी पैरेलल राइट वर्ड शिफ्ट हो गई। इसका मतलब ये है कि आप इस वस्तु की प्राइस बढ़े या घटे, जो भी प्राइस, जो भी कमोडिटी है, मान लीजिए आपने प्याज को ही हम ले लेते हैं, मान लीजिए प्याज इस प्राइस पे आप इतना खरीद रहे हैं, आपका बजट बढ़ गया, अब आप प्याज की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, इतना कर सकते हैं। तो सेम प्राइस पर आपने क्वांटिटी बढ़ा दी। आप देख सकते हैं कि प्राइस पहले जितना ही है, पी है, लेकिन क्वांटिटी आपने बढ़ा दी। तो नॉर्मल गुड के केस में जब इनकम आपकी बढ़ती है तो आप डिमांड भी बढ़ाते हैं, और इनकम अगर आपकी कम होती है, यहाँ पे आपकी इनकम कम हो गई तो डिमांड भी आप कम कर देते हैं। ये नॉर्मल गुड के केस में होता है। तो मैंने दो चीज बताया कि नॉर्मल गुड के केस में प्राइस भी एक रिलेशन स्थापित करता है और आपका इनकम भी एक रिलेशन स्थापित करता है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन्फीरियर गुड क्या होता है, उसके केस में क्या कुछ होता है। तो जब भी बात हम करेंगे इन्फीरियर गुड के केस में, तो इन्फीरियर गुड का मतलब होता है घटिया वस्तुएं, ठीक है, घटिया वस्तुएं जो आपके बजट में, जिनकी मात्रा, अगर आपका इनकम कम है तो ज़्यादा रहती है, लेकिन जैसे आपकी इनकम बढ़ती है आप इन्फीरियर गुड से अपना पीछा छुड़ाने का प्रयास करते हैं, इनकी मात्रा धीरे धीरे कम करने लगते हैं। इन्फीरियर गुड के केस में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जब भी प्राइस की बात करेंगे तो ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करेगा।
लॉ ऑफ डिमांड को ये भी फॉलो करेगा, ठीक है। तो जो इंफीरियर गुड है, जो इंफीरियर गुड्स आपके होंगे, ये भी आपका लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करेगा। लॉ ऑफ डिमांड को ये फॉलो करेगा, ये चीज आपको ध्यान रखना है। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है ये कि अगर इसकी प्राइस कम होती है तो आप इसकी मात्रा को बढ़ाएंगे, लेकिन अगर आपकी इनकम बढ़ती है, अगर आपका इनकम बढ़ जाता है तो आप इसकी मात्रा को बढ़ाएंगे नहीं। तो ये अगर आपका इनकम बढ़ता है तो आप सोचेंगे किसी अच्छे लेवल के वस्तुओं को लेने का, न कि आप इंफीरियर गुड खरीदने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है कि प्राइस को तो ये फॉलो करता है, यानी लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है, लेकिन आपकी इनकम बढ़ने के साथ ये आपका परचेजिंग पावर घटाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपकी इनकम अभी 100 रुपए है, अभी आपकी इनकम मान लीजिए 100 रुपए है, तो आप 10 यूनिट परचेज करते हैं। अभी आपकी इनकम हो गई 200 रुपए, तो आप 10 यूनिट या तो 10 यूनिट पर ही परचेज करेंगे या तो इसे और कम कर देंगे, 5 यूनिट कर देंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है इंफीरियर गुड के केस में। आगे बढ़ते हैं, और एक इंफीरियर गुड से रिलेटेड ही आता है गिफेन गुड। गिफेन गुड्स के केस में लॉ ऑफ डिमांड को ये फॉलो ही नहीं करता। लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करने का मतलब, अगर किसी वस्तु की प्राइस में कटौती होती है, प्राइस में कमी आती है, तो उसकी डिमांड को जनरली हम बढ़ा देते हैं। लेकिन गिफेन गुड के केस में अगर प्राइस कम होगा तो हम डिमांड कम करेंगे, प्राइस बढ़ेगा हम डिमांड बढ़ा लेंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो नहीं करता है। लेकिन इनकम के साथ इसका रिलेशन पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आपकी इनकम बढ़ेगी, आप क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ा देंगे। इनकम अगर आपकी कम हो जाएगी, क्वांटिटी डिमांडेड कम कर देंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है गिफेन गुड्स के केस में। दूसरी बात, गिफेन गुड्स के केस में आपको ये ध्यान रखना है कि गिफेन गुड्स का जो प्रपोर्शन होता है आपके बजट में, वो बहुत ज्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं कि पहले गिफेन गुड और इंफीरियर गुड के केस में पहले जव वगैरह माना जाता था, अब तो वो इंफीरियर गुड है। लेकिन गिफेन गुड के केस में हम चावल, ठीक है, गेहूं, ये सब मान सकते हैं, क्योंकि इसका आपके बजट में बहुत ज्यादा प्रपोर्शन होता है। तो ये आपका गिफेन गुड के केस में आ जाता है। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता है। ये आप नोट कर लीजिएगा। अब हम देखेंगे सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता है। सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता है? सब्स्टिट्यूट गुड का मतलब ये होता है कि आप किसी एक वस्तु को कंज्यूम करते हैं, अगर उसकी प्राइस में वृद्धि हो जाती है तो आप उससे रिलेटेड किसी दूसरी वस्तु पे शिफ्ट हो जाते हैं, ना कि उसकी मात्रा को बढ़ाते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे टी है और यहाँ पे कॉफ़ी है, ठीक है, एक टी है और एक कॉफ़ी है। जनरली लोग चाय और कॉफ़ी दोनों पीना पसंद करते हैं, लेकिन ज़रूरी ये है कि उनको अगर चाय मिल गया तब भी ठीक है, कॉफ़ी मिल गया तब भी ठीक है, ये स्थिति बनी रहती है। अब मान लीजिए कि जो टी है इसकी प्राइस में वृद्धि हो गई, इसकी प्राइस में अगर वृद्धि हो जाएगी तो आप इसकी मात्रा को नहीं बढ़ाओगे, ठीक है, इसकी मात्रा को नहीं बढ़ाओगे, आप शिफ्ट हो जाओगे कॉफ़ी पर। और जो कॉफ़ी है इसके क्वांटिटी डिमांडेड में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जैसे किसी सब्स्टिट्यूट गुड में क्या होता है, जैसे सब्स्टिट्यूट गुड में किसी एक वस्तु के प्राइस में वृद्धि होती है, कंज्यूमर दूसरे वस्तु पर शिफ्ट हो जाता है, उसके सब्स्टिट्यूट पर शिफ्ट हो जाता है और उसकी डिमांड करने लगता है, ठीक है। और अगर इसकी प्राइस में कमी होगी, टी के प्राइस में कमी होगी, तो बंदा यहां से यहां आ जाएगा,
ठीक है, कॉफी से बंदा आ जाएगा चाय पे। तो ये चीज आपको सब्स्टिट्यूट गुड के केस में ध्यान रखना है कि अगर एक वस्तु की प्राइस में कमी आती है तो बंदा उसकी मात्रा बढ़ाता है, लेकिन अगर उसकी प्राइस में वृद्धि होती है तो दूसरे पर शिफ्ट हो जाता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब हम चलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के ऊपर और जानते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है या कॉम्प्लीमेंट्स गुड्स क्या होते हैं। तो एक चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे मान लीजिए कार है और पेट्रोल है। एक पेट्रोल वाली कार है, आपके पास एक पेट्रोल वाली कार है। अब मान लीजिए अगर आपको पेट्रोल दिया ही ना जाए, अगर आपको पेट्रोल दिया ही ना जाए तो इस कार का आपके लिए क्या यूज है। आप ये सोचो, अगर आपके पास कार है और उसमें पेट्रोल आपको मिले ही ना, सिर्फ कार है, तो इसका क्या यूज है। आप इसका कोई यूज नहीं कर पाओगे। तो ये होता है कॉम्प्लीमेंट, यानी इन दोनों का उपयोग एक साथ ही होता है, अकेले इनका कोई खास यूज नहीं है। अगर एक साथ हैं तो ये ज्यादा बेहतर काम कर पाते हैं। तो इस केस में क्या होता है कि अगर पेट्रोल के प्राइस में वृद्धि हो गई, मान लीजिए पेट्रोल अगर हो गया 150 रुपए लीटर, ठीक है, अगर 150 रुपए लीटर हो गया तो आप ये देखोगे कि जैसे पेट्रोल 150 रुपए लीटर होगा, कार के डिमांड में कमी आने लगेगी। कार की डिमांड में कमी आने लगेगी क्योंकि पेट्रोल इतना ज्यादा महंगा है, लोग कार प्रिफर ही नहीं करेंगे, खास करके वह कार जो पेट्रोल वाली हो। और पेट्रोल के प्राइस में मान लीजिए ड्रॉप आ गया, अभी ये 60 रुपए हो गया, 60 रुपए हो गया, तो आप देखेंगे कार का डिमांड बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, लिंक्ड हैं। अगर पेट्रोल के प्राइस में कमी होगी, कार की डिमांड में वृद्धि होगी, और अगर पेट्रोल के प्राइस में वृद्धि हो जाएगी तो कार के डिमांड में कमी हो जाएगी। ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट्री गुड या कॉम्प्लीमेंट्स, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये और आपको अच्छे ढंग से इसको समझना भी चाहिए। तो चीजें चलिए हम शुरू करते हैं और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो अब तक आपने देखा था कि जब कभी भी किसी वस्तु की प्राइस कम होती है, किसी वस्तु की प्राइस जैसे ही कम होती है तो हम उसके डिमांड को बढ़ा देते हैं, और जैसे प्राइस में बढ़त होती है हम उसके डिमांड को कम कर देते हैं। तो आप लोगों ने अगर हमारी सारी वीडियोस अब तक अच्छे से देखी होगी तो आपको पूरा पता हो गया होगा कि एक लाभ डिमांड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। ये जो आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये भी इससे जुड़ा हुआ है। जैसे कि मान लीजिए किसी वस्तु की प्राइस में कमी होती है तो हम उसके डिमांड को बढ़ा देते हैं। सपोज दैट आप कुछ भी ले सकते हैं, अपने डेली यूज की कोई भी सामान ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप दूध ले रहे हैं, दूध की प्राइस कम हो जाएगी, दूध की मात्रा को बढ़ा देंगे क्योंकि दूध का मल्टीपल यूज आप कर सकते हैं। अब जब दूध की मात्रा को आपने बढ़ा दिया तो ये तो पता है कि आपने मात्रा बढ़ा दिया, लेकिन मात्रा को आपने कितना बढ़ाया ये नहीं पता है। तो जो मात्रा को आपने कितने परसेंट बढ़ाया है ये बताता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बताता है कि हमने कितने परसेंट मात्रा को बढ़ाया है या फिर हमने कितने परसेंट मात्रा को कम किया है। यहां पे आप इसका फॉर्मूला देख सकते हैं। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर द गुड्स, यानी प्राइस के कम या ज्यादा होने पर कितना परसेंट हम डिमांड बढ़ा रहे हैं या फिर घटा रहे हैं। इसके फिर अपान रहेगा परसेंटेज चेंज इन द प्राइस ऑफ द गुड्स, यानी कि कितना प्राइस में चेंज हो रहा है, ये इसका फॉर्मूला होता है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, चूंकि ये नेगेटिव रिलेशन होता है इसलिए हम माइनस पहले लगाते हैं, फिर हम लगाते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपान चेंज इन प्राइस, ठीक है, इनटू यहां प्राइस रहेगा और यहां क्वांटिटी रहेगा, क्वांटिटी डिमांडेड। ये इसका फॉर्मूला हम ऐसे भी लिखते हैं। ये भी चीज आपको याद रखना है। जो नेगेटिव का साइन होता है वो इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसका रिलेशन यानी प्राइस और डिमांड का रिलेशन नेगेटिव होता है। कैसे होता है आप देख रहे हैं, प्राइस कम हो रही है तो ये बढ़ रहा है, तो उल्टा रिलेशन है इसलिए यहां नेगेटिव लगाते हैं। इतनी चीजें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी।
आगे बढ़ते हैं और इसका कैसे अप्लाई करते हैं अपने लाइफ में, डेली लाइफ में, वो देखने का प्रयास करते हैं। अब जैसे मान लीजिए यहां पर आपको एक फिगर दिख रहा है, इस फिगर में आपको अलग अलग इलास्टिसिटी दिखाई दे रही है। तो जब भी ऐसा कोई फिगर होगा तो इसके मिड में जो इलास्टिसिटी होती है वो प्राइस इलास्टिसिटी 1 के बराबर होती है। इसके जैसे आप ऊपर जाएंगे प्राइस इलास्टिसिटी आपकी बढ़ती जाती है और जैसे आप नीचे जाएंगे प्राइस इलास्टिसिटी आपकी घटती जाती है। कैसे? यहां पर आप देख सकते हैं कि जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो 1 से ज्यादा है, लेकिन अगर आप यहां सबसे ऊपर आ जाएंगे तो यहां प्राइस इलास्टिसिटी इनफाइनाइट है। ठीक है, ये इनफाइनाइट है, तो यहां पर अनंत है। अगर आप 1 के नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे यहां पर लेस देन 1 है, यानी 1 से कम है, और यहां पर तो बिल्कुल 0 ही है। ठीक है, तो ये अलग अलग प्राइस इलास्टिसिटी होता है। लेकिन अगर यही फिगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला हो, इस टाइप का हो, तो यहां सारे के सारे पॉइंट पर जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो सेम रहेगी। प्राइस इलास्टिसिटी यहां पर इसके सारे पॉइंट पे सेम रहेगी। ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। तो इतनी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। अब इसके बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूले होते हैं, इसको भी कैलकुलेट करने के अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। एनसीईआरटी में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है, पर मैं इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है वो मैं आपको एक बार बता देता हूं। इसका होता है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। ठीक है, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। अब यहां मान लीजिए ए है, इसको मान लीजिए बी, इसको सी, इसको डी और इसको ई। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। अब मान लीजिए आपको इस पे कैलकुलेट करना है, तो ई चूंकि यहां पे अगर आप निकालेंगे तो ये बिल्कुल 0 आ रहा है। ठीक है, तो जो ई है बिल्कुल 0 है, और अपर सेगमेंट यानी ए से लेके ई तक होगा, ए से लेके ई तक होगा, तो ई तो यहां पे 0 ही है, ई 0 है, और ये पूरा का पूरा ए अपान ई है। अब आप यहां पे देख सकते हैं अगर ये 0 है और ये तो बहुत बड़ा भाग है, तो अगर ऊपर 0 है और नीचे कोई नंबर है तो वो 0 ही आता है। जब डिवाइड करेंगे तो 0 आता है, इसलिए इसकी प्राइस इलास्टिसिटी 0 आ गई। इसके आगे यहां पे हम देख लेते हैं पॉइंट नंबर डी पर। पॉइंट नंबर डी को अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो लोअर सेगमेंट यानी डी से ई लेंगे, तो डी और ई इसका लोअर सेगमेंट हो गया, और फिर अपर सेगमेंट ए से लेके डी तक लेंगे, ए से लेके डी तक लेंगे। अब आप ये बताओ जो डी और ई है अगर इसको देखा जाए तो ये बहुत थोड़ा सा है। ठीक है, ये बहुत थोड़ा सा है, और जो नीचे वाला एडी है ए से डी तक ये बहुत बड़ा है। तो आप ये बताओ ऊपर मान लीजिए 2 है और नीचे मान लीजिए 5 है, अगर इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.4 आ जाएगा। ठीक है, 0.4 आएगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो 0.4 है, 0.4 है वो होता है लेस देन 1। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है वो लेस देन 1 होती है। इस पॉइंट पे आएंगे तो आप देखेंगे सी और ई और ए और सी दोनों बराबर हैं, इसलिए यहां पर 1 होता है। अब ऐसे ही आप अगर पॉइंट नंबर बी पर निकालेंगे तो देखेंगे बी और ई यहां तक काफी एरिया हो रहा है, बी और ई तक काफी एरिया हो रहा है, और ए से बी तक थोड़ा सा एरिया है। तो जब भी ऊपर बड़ा होगा और नीचे वाला छोटा होगा, ठीक है, तो आप देखेंगे 1 से ज्यादा ही आपकी वैल्यू आएगी। सपोज कर लीजिए कि बी और ई का मान 4 है और इसका मान 1 है, तो जब भी आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, 4 बड़ा होगा 1 से, इसलिए यहाँ पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा 1 से ज्यादा होती है। और यहाँ पर इनफाइनाइट इसलिए होती है क्योंकि पूरा ए से ई तक आपको लेना है, और यहाँ ए पे तो बिल्कुल 0 ही होगा। तो हम कह सकते हैं कि लोअर सेगमेंट आपका हो गया ए से लेके ई तक, और अपर सेगमेंट ए हो गया तो ए और यहाँ 0। तो 0 से जब भी किसी में डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट उसकी वैल्यू आती है, इसलिए ए पॉइंट पर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट हो जाएगी। उम्मीद करता हूं इतनी चीजें आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। ठीक है, इसका
हम अपने लाइफ में यूज करते हैं, और इसका यूज इतना ज्यादा है कि जब भी कोई प्रोड्यूसर है या कोई सेलर है, वो अपने प्राइस को किस मात्रा वो अपने प्राइस को किस मात्रा में रखेगा, वो डिसाइड करता है प्राइस इलास्टिसिटी के माध्यम से। इलास्टिसिटी के माध्यम से ही डिसाइड करता है। अगर इलास्टिसिटी ज्यादा होती है तो उसे कितनी प्राइस रखनी है, इलास्टिसिटी कम है किसी वस्तु की तो उसको कितनी प्राइस रखनी है जिससे उसको फायदा हो, वो सारी चीजें इसी के माध्यम से उसको पता चलती हैं। तो हमारे डेली लाइफ में भी इसका काफी ज्यादा यूज होता है। इसके अलावा प्राइस इलास्टिसिटी की हमने बात करी है, इसमें और भी इलास्टिसिटी आती है, जैसे इनकम इलास्टिसिटी। इनकम इलास्टिसिटी का मतलब होता है कि अगर आपके इनकम में चेंज हो रहा है तो उससे आपके डिमांड में कैसा चेंज हो रहा है। मान लीजिए अभी आपकी इनकम 100 रुपए है, आप 1 किलो आलू खरीदते हैं, आपकी इनकम 200 रुपए हो गई, तो हो सकता है आप आलू बढ़ा लेंगे। तो किस मात्रा में आपकी इनकम इंक्रीज होने से आपने डिमांड बढ़ाई है आलू की, वो बताता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और एक आता है इसमें क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बताता है कि अगर किसी एक वस्तु की प्राइस में कमी आ गई है या उसकी प्राइस बढ़ गई है तो किसी दूसरे वस्तु पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, वो होता है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इतना डिटेल में आपके एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, यानी कैसे हम एक्सपेंडिचर मेथड की मदद से प्राइस इलास्टिसिटी को डिफाइन करते हैं, कैसे पता चलता है कि कितनी प्राइस इलास्टिसिटी है और वो कैसे रिलेट करता है एक्सपेंडिचर के साथ। तो आज के वीडियो में ये हमारा टॉपिक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो कल मैंने आपको ये बताया था कि जो प्राइस इलास्टिसिटी होती है वो यह बताती है कि अगर प्राइस कम होने से हम किसी वस्तु की मात्रा को बढ़ाते हैं, यानी अगर प्राइस कम हो रही है, डिमांड हम बढ़ा रहे हैं, तो कितना % डिमांड बढ़ाएंगे, किस मात्रा से हम डिमांड को बढ़ाएंगे, ये बताती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। या फिर प्राइस अगर ज्यादा हो रही है तो किस % से हम उस मात्रा को घटा देते हैं, यानी हम कम चीजें, जब प्राइस बढ़ जाएगी किसी चीज की तो हम कम चीजों को बाई करेंगे, कम चीजों को खरीदेंगे, तो कितने मात्रा से हम उसे कम खरीदेंगे, ये बताता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब यहां पर आपको एक चार्ट दिख रहा है, इस चार्ट में कुछ डाटा है जो कि आपको समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि सबसे पहला है चेंज इन प्राइस, यानी कि प्राइस में जो चेंज हो रहा है वो यहां पर दिखाया गया है। दूसरा चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में क्या चेंज हो रहा है आप यहां से देख सकते हैं। तीसरा है चेंज इन एक्सपेंडिचर, यानी आपके अपने खर्चे में कितना बदलाव आ रहा है आप यहां से देख सकते हैं। और आप यहां से देख सकते हैं कि नेचर क्या है प्राइस इलास्टिसिटी का। ठीक है, तो ये 4 चीजें आपको समझना है। तो चलिए सबसे पहले नंबर 1 पे चलते हैं और देखते हैं कि नंबर 1 क्या कुछ आपको बता रहा है। अगर नंबर 1 को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें यह पता चल रहा है कि सबसे पहले प्राइस आपकी कम हो रही है, प्राइस आपकी कम हो रही है और यहां पर आपका प्राइस बढ़ रहा है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है कि प्राइस यहां कम हो रही है और यहां पर आप देखेंगे जब इस पे प्राइस कम हो रही है तो यहां क्वांटिटी बढ़ रही है। तो एक जगह जब प्राइस कम हो रही है तो किसी वस्तु की मात्रा को हम ज्यादा खरीदेंगे अगर उसके प्राइस में कटौती होती है, प्राइस में कमी होती है, यह चीज बता रहा है। सेम इसी प्रकार से यहां पे प्राइस बढ़ गई तो हमने मात्रा को घटा दिया। इतनी चीज आपको समझ गए होंगे। अब यहां पे आते हैं एक्सपेंडिचर में। अब अगर प्राइस भी कम हो रही है उसके बाद खर्चे भी कम हो रहे हैं, किसी वस्तु की प्राइस कम हो गई लेकिन हम ज्यादा उस पर ज्यादा खर्च नहीं कर रहे हैं, यानी हमारे खर्चे भी कम हो रहे हैं। और अगर किसी वस्तु की प्राइस भी बढ़ गई और खर्चे भी हमारे उसमें बढ़ गए तो ये बताता है कि जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो इन इलास्टिक है। इन इलास्टिक का मतलब क्या होता है कि प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1 है। ठीक है, प्राइस इलास्टिसिटी लेस देन 1 है, यानी इन इलास्टिक है। दूसरा देखिए, दूसरा ये बताता है कि यहां प्राइस आपकी कम हो रही है, आप देखेंगे यहां पे खर्चे आपने वस्तु की डिमांड आपने बढ़ा दिया। सेम इसी प्रकार से यहां प्राइस बढ़ रही है और यहां पर आप देखेंगे कि वस्तु की डिमांड को आपने कम कर दिया। तो इनवर्स रिलेशन है दोनों में। लेकिन अब हम तीसरे यहां पर देखते हैं तो आप देखेंगे यहां पे प्राइस कम हुई है लेकिन खर्चे आपके बढ़ गए और यहां प्राइस बढ़ी है, खर्चे आपके कम हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि हमारी जब प्राइस कम हो रही है तो हम उस वस्तु की ज्यादा डिमांड कर रहे हैं और जब ज्यादा डिमांड कर रहे हैं तो हमारे खर्चे भी बढ़ जा रहे हैं। तो हो सकता है वो कुछ ऐसी वस्तु हो जिसको हम अलग अलग तरीके से यूज कर सके। जैसे दूध मान लीजिए अगर आप खरीदते हैं तो दूध पीने के काम में भी आता है। बहुत लोग दूध से मक्खन भी निकालते हैं, बहुत लोग दूध से घी भी निकालते हैं।
बहुत सारे लोग पनीर बनाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मिठाई भी बना लेते हैं, ठीक है। तो मल्टीपल यूज है, आप सेवई बना सकते हैं, खीर बना सकते हैं, बहुत सारा दूध का आप यूज कर सकते हैं। तो अगर दूध की प्राइस कम होगी तो आप दूध की क्वांटिटी बढ़ा देंगे, दूध की मात्रा बढ़ाएंगे, और दूध की मात्रा आप ज्यादा भी बढ़ा सकते हैं, तो हो सकता है उसका प्रभाव ये पड़े कि आपका जो टोटल खर्चा है वो बढ़ जाए। तो अगर प्राइस कम होने पे आपका खर्चा बढ़ जा रहा है, इसका मतलब ये है कि ये प्राइस इलास्टिसिटी ज्यादा है, यानी कि इलास्टिक प्राइस दिखा रहा है। इलास्टिक प्राइस का मतलब ये हो गया कि आपकी जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो ग्रेटर देन 1 होगी, ठीक है, एक से ज्यादा होगी। अगर ये चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर आप खर्चा कर रहे हो, खर्चा करने के बाद यानी आप किसी चीज की किसी वस्तु की प्राइस कम हो गई, जैसे वस्तु की प्राइस कम हुई आपने खर्चा बढ़ा दिया, ठीक है, तो ये बताता है कि वो ज्यादा इलास्टिक है, मोर इलास्टिक है। आगे बढ़ते हैं और तीसरे पे देखते हैं। तीसरा ये बता रहा है कि अगर किसी वस्तु की प्राइस कम हो रही है तो हम उसकी डिमांड बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारे खर्च में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। सेम इसी प्रकार से अगर प्राइस बढ़ रही है तो भी हम उस वस्तु की ज्यादा मात्रा नहीं कंज्यूम करके कम मात्रा कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन ऑल ओवर जब हम देख रहे हैं तो हमारे इन एक्सपेंडिचर में कोई फर्क ही नहीं आ रहा है, यानी हमारे खर्चे में कोई ज्यादा फर्क आ ही नहीं रहा है। यह बताता है कि जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो यूनिट इलास्टिक है, ठीक है। यहां पे जो प्राइस इलास्टिसिटी है वो इज इक्वल टू 1 हो जाएगी, यूनिट इलास्टिक है, यानी हम चाहे प्राइस बढ़े चाहे प्राइस घटे हमारे खर्चे बिल्कुल वैसे ही रहेंगे। तो ये होता है यूनिट इलास्टिक। तो अब आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे कि टोटल एक्सपेंडिचर मेथड में कैसे हम ये देखते हैं कि प्राइस इलास्टिसिटी ज्यादा है या फिर प्राइस इलास्टिसिटी कम है या फिर यूनिट प्राइस इलास्टिसिटी है, ये कैसे फाइंड करते हैं। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं या फिर आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि आपको इसके बारे में और जानकारी प्रोवाइड की जाए। ये जो कॉन्सेप्ट है इसे मार्शल साहब ने दिया था, ये भी चीज आप ध्यान रखिएगा, मैं लिख देता हूं। इसे मार्शल साहब ने दिया था, आप याद रखिएगा। बाकी ये सारी चीजें आज आपके साथ डिस्कस करनी थी, हमने डिस्कस कर ली। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।